जय हिंद दोस्तों। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप रेस्पॉन्स दे रहे हो जिस हिसाब से अपनी टेस्ट सीरीज़ चल रही है। बहुत सारे स्टूडेंट थोड़ा लेट अटेंड करते हैं इस टेस्ट सीरीज़ को, तो देर सवेर जो भी हो आप कर तो लेते हो कम से कम। तो वीडियो सॉल्यूशंस में लेके आया हूँ। देखिए सॉल्यूशन के अंदर जिन क्वेश्चन के आंसर सोल्व करने की ज़रूरत है उनको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। बाकी सभी के आंसर तो आपको मेरे ख्याल से मिल ही गए होंगे। तो ठीक है, तो फटाफट हम स्टार्ट करते हैं। माही नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है? तो यहाँ पे हमारा आंसर वैसे आप सभी को मिल ही गए होंगे आंसर। इसका आंसर क्या है? चाप, ओरई, एरन और एराव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? निम्न में से कुल राजस्थान की स्थलीय सीमा है 6,920, 5,920, 1,070 और 5,930। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 5,920। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन। राजस्थान का प्रवेश द्वार एवं पूर्वी द्वार कहलाता है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। करौली, भरतपुर, अलवर और धौलपुर। तो इसका हमारा आंसर क्या है? भरतपुर इसका करेक्ट आंसर है। तो देखिए जीके के क्वेश्चन तो ऐसे ही कि आपको याद होने चाहिए। निम्न में से राजस्थान का मानक समय किस देशांतर रेखा से निर्धारित किया गया है? 75 पूर्वी देशांतर, 82 2/2 पश्चिमी देशांतर और 82 1/2 पूर्वी देशांतर और 70 पूर्वी देशांतर। तो इसका आंसर क्या है? 82 1/2 पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट देखिए, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया पुस्तक का अन्य प्रसिद्ध नाम क्या है? तो इस जो ये बुक है उसका जो एक और जो नाम है वो है आपका एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट देखिए, विश्व की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन का 680 किलोमीटर का हिस्सा राजस्थान राज्य के किन जिलों से गुजर रहा है? तो ये जो हिस्सा आपका गुजर रहा है वो है आपके अजमेर और जयपुर से। किससे? अजमेर और जयपुर से। तो जीके तो देखिए याद करने की चीज़, इसमें मुझे नहीं लगता कुछ समझाना है। हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कह दिया? भाई देखिए हल्दी घाटी का युद्ध था उसको खमनोर का युद्ध कह दिया। अबुल फजल, बदायूनी, कर्नल टोड और गोपीनाथ। तो इसका आंसर क्या है आपका? अबुल फजल। जोधपुर के वे राजा जो अपनी रियासत को स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? उमेश सिंह, हनूत सिंह, भीम सिंह और भूपाल सिंह। तो इसका आंसर क्या है? हनूत सिंह है वैसे, है ना, हनूत सिंह। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, राजस्थान में गुगरे मेले का आयोजन आदिवासी किस माह में क्या करते हैं? तो कार्तिक, फाल्गुन, पोष और चैत्र। तो इसका आंसर क्या है आपका? पोष। तो आने वाले समय के अंदर आपको ये जो अपना हमारे चैत्र जो 9 संवत्सर जो है हमारे जो मासिक हैं, ये जो महीने हैं हमें विक्रम संवत के, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको और देखने को मिल सकते हैं कि भाई जैसे रक्षाबंधन कब आता है, दीपावली कब आता है, ऐसे जो भी हमारे उत्सव है, त्यौहार है, उनसे रिलेटेड तो वो एक क्वेश्चन 100% एग्जाम के अंदर आता ही आता है। राजस्थान में पत्थर मार होली के लिए प्रसिद्ध है बीकानेर, बाड़मेर, अलवर और सवाई माधोपुर। तो इसका आंसर क्या है आपका? बाड़मेर। दादू दयाल के 2 विख्यात शिष्य जिन्होंने राजस्थान में प्रसिद्धि प्राप्त की? पाबूजी गोगा जी, सुंदर जी रज्जब जी, लाल सिंह राम से इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है? सुंदर जी रज्जब जी। टेराकोटा ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? डॉक्टर प्रमोद कुमार, डॉक्टर नवीन हल्दिया, सीके राजा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है? डॉक्टर प्रमोद कुमार। पहिए के आविष्कार कौन से काल में हुआ? ऋग्वेद, नवपाषाण, पूरा पाषाण, मध्य। ये क्या आंसर इसका? नवपाषाण। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चंस, निम्न में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन करता है? राखल दास, दयाराम साहनी, बीबी लाल और ये। तो ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, दयाराम साहनी। तो देखिए सारे मोस्टली क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर ही मिलेंगे जीके के अंदर। तो नसीराबाद की छावनी में विद्रोह के बाद सैनिक कहाँ के लिए रवाना हुए थे? झांसी, मेरठ, अमृतसर और दिल्ली। तो इसका आंसर क्या है आपका? दिल्ली। तो यहाँ पे हमारी जीके एंड हो चुकी है। अब हमारा टेक्निकल पोर्शन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट? इनमें से आपको निकालना है भाई गलत कौन सा है। गूगल इज़ अ सर्च इंजन ओरिजिनली डेवलप्ड बाय लेरी पेज एंड सर्जी ब्रेन। गूगल का जो सर्च इंजन है वो किसके द्वारा बनाया गया था? लेरी पेज और सर्जी ब्रेन। क्या ये सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। बीइंग इज़ अ वेब ब्राउज़र डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। बीइंग है जो वेब ब्राउज़र किसके द्वारा डेवलप किया गया था? माइक्रोसॉफ्ट। हाँ, बीइंग को डेवलप तो माइक्रोसॉफ्ट ने ही किया था, पर ये वेब ब्राउज़र नहीं है, ये क्या आपका एक सर्च इंजन है। क्या इसका है? कि आपका एक सर्च इंजन है। तो ये क्या हो गया आपका? फॉल्स। अभी देखना हाल फिलहाल बीइंग के अंदर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बीइंग के साथ आपकी चैट जीपीटी भी आने लगी है। चैट जीपीटी जो एक एआई का कंसेप्ट है वो भी आने लग गया है। तो जब भी आप बीइंग के अंदर कुछ सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको चैट जीपीटी आपको सजेशन देने लगे। तो बीइंग का जो सर्च अभी देख रहे हो रिसेंट में वो गूगल से भी फास्ट हो गया है।
तो आने वाले समय के अंदर वैसे ही माना जा रहा है कि बीइंग पूरी तरीके से आपके गूगल को रिप्लेस कर देगा। तो इसका इनकरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड इसका इनकरेक्ट आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स एन इंटरफेस टू विच अ क्लाइंट कैन सेंड अ रिक्वेस्ट टू परफॉर्म एन एक्शन, in response the server executes an action and send back results to client। क्या बोल रहा है? कोई क्लाइंट है, जैसे ये आप क्लाइंट हो और आपको कोई रिक्वेस्ट करनी है, तो आप इस तरीके से रिक्वेस्ट भेजोगे। वो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी? ऑब्वियस सी बात है, कहाँ जाएगी? सर्वर के पास। वो सर्वर क्या करेगा? उस रिक्वेस्ट का करेगा, रेस्पॉन्स करेगा। क्या करेगा? रेस्पॉन्स। ये है आपकी रिक्वेस्ट और ये है आपका रेस्पॉन्स। तो ये जो टाइप ऑफ सर्वर है उसको कौन सा है? फाइल सर्वर। देखिए फाइल सर्वर के अंदर क्या होगा? आपका सिर्फ फाइल से रिलेटेड जो फाइल्स है वो हैंडल किया जाता है आपके फाइल सर्वर के अंदर। ओपन सोर्स सिस्टम नहीं, कंप्यूटर सर्वर सिस्टम। जी हाँ, एक मोटे तौर पे इसको हम क्या बोलेंगे? कंप्यूटर सर्वर सिस्टम। ध्यान रखना, क्या बोलेंगे? कंप्यूटर सर्वर सिस्टम। ओके, पीयर टू पीयर सिस्टम नहीं। पीयर टू पीयर के अंदर तो क्या हो गया? ये इस तरह से होप टू होप, नोड टू नोड, इसको हम क्या बोलते हैं? पीयर टू पीयर सिस्टम। तो ऐसा यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट यूज़ नहीं आएगा। आंसर क्या आ जाएगा इसका? कंप्यूटर सर्वर सिस्टम। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। ओएस और कंपनीज, यहाँ पे आपको मैच करना था। मेरे ख्याल से बहुत इजीली आपने कर दिया है। विंडोज़ किसने बनाई? आपकी माइक्रोसॉफ्ट। लाइनक्स क्या है? ओपन सोर्स। मैक ओएस क्या है? एप्पल। और एंड्रॉयड क्या है इसका? गूगल। तो जो 18th क्वेश्चन है उसका आंसर आपके पास यहाँ पे क्या मिल रहा है? इसका थर्ड वाला करेक्ट आंसर है ये 3124। ओके, 3124 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू गेट द एल रूट सर्वर इन राजस्थान, वेयर हैज़ दिस न्यू सर्वर हैज़ बीन इंस्टॉल। देखिए बिल्कुल करंट जीके का क्वेश्चन है और डूइट का करंट जीके है ये, आप ये मान लीजिए। और एल रूट सर्वर है और राजस्थान में कहाँ इंस्टॉल किया गया है? देश का पहला पामाशा स्टेट डेटा सेंटर जोधपुर, जयपुर, और राजस्थान से जयपुर हाई कोर्ट। तो वैसी बात है, अगर थोड़ा सा आप सोचोगे तो वैसे मोस्टली चीज़ें वो सबसे पहले आपकी जयपुर में इम्प्लीमेंट होती है और फिर ये अगर डूइट की बात हो जाएगी तो यहाँ पे ये भामाशाह स्टेट डेटा सेंटर जयपुर के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जन सूचना पोर्टल। तो फिर से देखिए ये आपकी करंट आईटी के क्वेश्चंस है, ठीक है। तो देखिए पेपर अगर आप देखोगे ना तो बहुत ही मतलब बैलेंस करके बनाया गया है। पेपर देखिए बनाने के अंदर मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है और मैं किस तरीके से बनाता हूँ इसका मैंने आपको बता भी दिया यूट्यूब के ऊपर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टैंडर्ड जन सूचना पोर्टल के बारे में पूछा गया है। डेवलप्ड एज पर 4.2 ऑफ RTA एक्ट 2005। जी हाँ, ये जन सूचना पोर्टल मेनली बनाया गया RTA एक्ट 2004 के कोरस्पोंडेंस के अंदर बनाया गया, बिल्कुल ट्रू है। एम टू प्रोवाइड असिस्टेंट फॉर एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग, नहीं, ये एजुकेशन और रिसर्च ट्रेनिंग के लिए नहीं बनाया गया है। एक्चुअली जो आपका जन सूचना पोर्टल के लिए बनाया गया है। तो देखिए यहाँ पे राजस्थान के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट है और आए ना आए दिन इन सारे डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारी RTA आती रहती है। क्या आ रहती है? राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो देखिए कुछ ऐसी सूचनाएं जो आम नागरिक को हम वैसे ही उपलब्ध कराते हैं, जिससे क्या होगा कि भाई जो आपके RTA कार्यकर्ता है, जो जिनको भी कोई भी सूचना चाहिए उसके लिए वो RTA नहीं लगाएंगे। इससे क्या होगा कि जो रिसोर्सेस है, जो लोगों का उपयोग हो रहा है कि भाई एक जैसी सूचना बार बार अलग अलग लोग मांग रहे हैं, एक जने ने मांगी ठीक है, बस लाखों जने मांग रहे हैं एक जैसी सूचना, क्यों ना हम उन वो जो सूचना है वो इतनी सेंसिटिव नहीं है, क्यों ना हम उसको एक RTA पोर्टल, एक ऐसा पोर्टल जिसके ऊपर हम उपलब्ध करा दें। उस पोर्टल का नाम क्या है? आपका जन सूचना पोर्टल। कंसेप्ट समझ में आया? ऐसी सूचना जो आम आदमी को ज़रूरत होती है और वो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंशियल नहीं है, उसको हम एक ऐसे पोर्टल पे डाल दें ताकि लोगों को वैसे ही मिल जाए, तो वो RTA लगाएंगे ही नहीं, ऑनलाइन मिल जाएगी सारी चीज़ें। राजस्थान इज द सेकेंड स्टेट आफ्टर गुजरात, ये बिल्कुल फॉल्स है, ठीक है। ये इम्प्लीमेंटेशन का हुआ राजस्थान के अंदर हुआ है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर पूछा है, आपको क्या पूछा है? विचार करें, हाँ ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर क्या है? ओनली 1। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 21। तो यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग करना है। क्रीपर, आई लव यू, रूट किट और नेटवर्म 14/12/1971। तो यहाँ पे आपको मैच करना है। क्रीपर जो आपका आया वो कब आया? डी 1971 के अंदर, ठीक है, फर्स्ट वायरस है। आई लव यू जो वायरस है वो आया आपका सी सन 2000 के अंदर। रूट किट जो वायरस आया वो कब आया? आपका 2012 के अंदर। और नेटवर्म जो वायरस है वो कब आया? आपका 2014 के अंदर। तो यहाँ से अगर आप ऑप्शन ढूंढोगे तो ये आपका करेक्ट आंसर है, डी, सी, बी और ए।
ओके, तो ये आपको वायरस और उनके ईयर याद होने चाहिए बिल्कुल। देखिए हर एक क्वेश्चन यहाँ पे महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है और मॉक टेस्ट बनाया जा रहा है, तो बिल्कुल सोच समझ के। फिर नेक्स्ट देखिए इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस और सेंसर डिवाइस। यहाँ पे इनपुट डिवाइस कौन सी होगी आपकी, स्कैनर। आउटपुट डिवाइस की बात करें तो स्पीकर। पॉइंटिंग डिवाइस क्या होगी आपका, ट्रैक बॉल। और सेंसर डिवाइस कौन सी होगी आपकी, ट्रैफिक लाइट सिम्युलेटर, मतलब सेंस कर लेता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर क्या हो गया आपका, ये इसका करेक्ट आंसर हो चुका है 2, 3, 4 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपके नंबर सिस्टम क्वेश्चन दिया हुआ है 3, 5, 6, 4, 3, 2, 3, 2, 3, 2। तो देखिए आपको इसमें किस में कन्वर्ट करना है, 16 के अंदर। तो सबसे पहले हम इसको ओपन अप कर देते हैं। 4 को 3 बिट के अंदर क्या लिखेंगे हम, देखिए यहाँ पे 1 to 4 तो 1 0 0, ठीक है, ये हो जाएगा 4 आपका। 6 को कैसे लिखेंगे, 1 1 0। और 5 क्या हो जाएगा, 1 0 1। और 3 क्या हो जाएगा, 0 1 1। ठीक है, तो एक बार देख लेना, मेरे ख्याल से सही लिखा है। फिर सेम इस तरीके से आप ओपन कीजिए 2 को। अब यहाँ पे 4 की फॉर्म में तो 2 बिट में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 को कैसे लिखूँगा, देखिए 1 0। नेक्स्ट 3 को कैसे लिखूँगा मैं, यहाँ पे 3 को क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 3। तो ये सेम आ जाएंगे 3 बार। देखिए यहाँ पे 32 32 32, 1 1 1 0। तो ये क्या हो जाएगा 1 1 1 0। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 1 1 1 0। ओके, अब आपको क्या करना है, इसको हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हेक्साडेसिमल के अंदर हम कितनी बिट का यूज़ करेंगे, 4 बिट का। तो बना दीजिए 4 4 बिट के पेयर, बिल्कुल जी हाँ। तो देखिए यहाँ पे 4 बिट के पेयर यहाँ से चालू कीजिए। ये एक 4 बिट का पेयर है, ये एक 4 बिट का पेयर है और ये एक 4 बिट का पेयर है। तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 1 2 4, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 4। ये क्या हो जाएगा 1 2 4, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 7। 1 2 4, ये क्या हो जाएगा आपका 7। तो फर्स्ट जो पेयर है उसको हेक्साडेसिमल में चेंज कर रहे हैं, तो ये आ रहा है आपके पास। नेक्स्ट जो पेयर है उसको अगर हम हेक्साडेसिमल में चेंज करते हैं तो देखिए ये क्या आ जाएगा, 1 ऑफ है, 2 4 8 ऑन है। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई आपकी, ई हो गई। ठीक है, देखिए यहाँ पे ए को मैं लिखूँगा 10, बी को लिखूँगा 11, सी को लिखूँगा 12, डी को लिखूँगा 13, ई को लिखूँगा 14 और एफ को लिखूँगा 15। फिर नेक्स्ट वापस ये क्या हो जाएगा आपका ई, नेक्स्ट वापस क्या हो जाएगा आपका ये ई हो जाएगा। ओके, चलिए तो अब आपको क्या करना है, इनको ऐड करना है। क्या ऐड करना है, 7 7 4 प्लस ई का मतलब क्या हो गया 14 14 और 14। ठीक है, तो इनको जब आप ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ऐड करने के बाद ये आ जाएगा आपके पास। देखिए ऐड कैसे करोगे, सबसे पहले चलिए मैं ऐड कर लेता हूँ आपके लिए। 14 + 4 क्या हो गया आपके पास 18। पर अगर आप रेंज देखोगे हेक्साडेसिमल की तो वो होती है आपकी 0 से 15, मतलब डिजिट कितने होते हैं 16। तो देखिए 18 आपका क्या हो रहा है, 16 से आगे जा रहा है। तो ऐसे केस के अंदर हम क्या करते हैं, इसको जो इसका बेस होता है उससे माइनस करते हैं। तो 18 - 16 क्या हो गया आपके पास 2। तो यहाँ आ जाएगा 2 और कितनी बार माइनस किया, एक बार। फिर नेक्स्ट देखिए ये क्या हो गया 21 और ये क्या हो गया 22। तो ये भी 16 से ज़्यादा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे 18 में से 22 में से 16 माइनस करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 4 और 2 6, क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ क्या हो गया 6 और कितनी बार माइनस किया, एक बार। फिर से देखिए क्या हो गया ये 21 और 1 22। फिर से माइनस करूँगा 22 - 16 क्या हो गया 6, ये क्या 6, कितनी बार माइनस किया मैंने, एक बार। तो ये हो गया आपके पास 1 यहाँ गया। तो ये क्या हो गया आपका हेक्साडेसिमल के अंदर। तो आंसर हो गया इसका, ये करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद है ये तरीका आपको मेरे ख्याल से आता है अच्छे तरीके से। नेक्स्ट देखिए, और नहीं भी आता तो भी आपने सीख लिया। आपको क्या चाहिए, द 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ 45। 45 का 9th कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो इसको आप माइनस कर दिए 99 से, ये क्या हो जाएगा आपके पास 4 और ये क्या हो जाएगा 54। तो ये क्या हो गया आपका आंसर 54। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन यहाँ पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज बेस्ड, ट्रांजिस्टर, इलेक्ट्रॉन ट्यूब, इलेक्ट्रॉन रे और वैक्यूम ट्यूब। तो ये तो आपका फर्स्ट है वैक्यूम ट्यूब, सेकंड क्या है आपका ट्रांजिस्टर। ये इसका करेक्ट आंसर हो चुका है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, द एबिलिटी टू क्वेरी डाटा एज वेल एज इंसर्ट डिलीट अपडेट टपल इज ऑफर्ड, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो देखिए आपके एसक्यूएल को यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके एसक्यूएल को इस तरीके से कैटेगराइज कर रखा है। फर्स्ट है आपका DQL, जिसके अंदर हमारे पास जो कमांड आता है वो है आपका सेलेक्ट। फिर है हमारे पास डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज,
जिसके अंदर हमारे पास कमांड कौन कौन से आते हैं यहाँ पे देखिए, क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर और क्या हो जाएगा आपके पास, ट्रंकेट। फिर आ जाएगा DML, डेटा मैनिपुलेशन, जिसके अंदर आपके पास आ जाएगा इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। फिर आता है हमारे पास डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, है ना। इसके अंदर आपके पास क्या क्या आ जाएंगे आपके पास, ग्रांट और रिवोक, ग्रांट और रिवोक। और फिर आ जाएगा आपका ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, है ना। इसके अंदर आपके पास क्या क्या आ जाएगा देखिए, कमिट, रोलबैक, ठीक है, और क्या जाएगा आपके पास, सेव पॉइंट, कमिट, रोलबैक और सेव पॉइंट। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, हमें इंसर्ट, डिलीट, अपडेट के लिए पूछा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, है ना। ज़्यादातर एग्जाम में देखोगे तो यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाता है डायरेक्ट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, डैश इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स टेकन कलेक्टिवली टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड। तो यहाँ पे देखिए एक या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट का आप यूज़ कर रहे हो ताकि किसी भी आप रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सको। कहने का मतलब ये कि जैसे ये है रिकॉर्ड, है ना, और इससे अगर यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, ये आपका रिलेशन है जिसके अंदर एट्रीब्यूट है ABCDEF इस तरीके से। तो ए से कोई एक टपल निकल के नहीं आ रही, यूनिकली नहीं आ पा रही, तो मैं इसके साथ क्या करूँगा, बीट को एक कर दूंगा। तो ठीक है, बी हो गया। फिर और मैं क्या कर सकता हूँ, AB तो हो ही गया, अब इसके साथ मैं C भी ऐड कर सकता हूँ। फिर क्या कर सकता हूँ, ABC के साथ D भी ऐड कर सकता हूँ। फिर मैं क्या कर सकता हूँ, ABCDE भी ऐड कर सकता हूँ। आई बात समझ में। तो कितने भी मैं एट्रीब्यूट साथ में ऐड कर सकता हूँ। तो ये क्या हो गया आपका, सुपर की। क्या बोलेंगे इसे, सुपर की। और ध्यान रखना, मिनिमल ऑफ सुपर की क्या बोलते हैं उसे, कैंडिडेट की। और हमेशा हम कैंडिडेट की को ही क्या बनाते हैं, प्राइमरी की बनाते हैं, ध्यान रखना। और आपको प्राइमरी की, कैंडिडेट की, सुपर की, इन सब की प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। अगर आप टेस्ट सीरीज देख रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो आपको पता है कि इन सारे क्वेश्चन को मैं कवर कर रहा हूँ हर एक एग्जाम के अंदर। प्रोसीजरल लैंग्वेज अमंग द फॉलोइंग इज, तो आपको पूछा गया है प्रोसीजरल लैंग्वेज कौन सी है इसके अंदर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भाई प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या होती है और नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है। तो प्रोसीजरल लैंग्वेज के अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पे, द प्रोग्राम इज रिटन एज अ सीक्वेंस ऑफ रिक्वेस्ट इंस्ट्रक्शन, द प्रोग्राम इज रिटन एज सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग। कुल मिला के जो प्रोग्राम है वो आपका सीक्वेंस की फॉर्म के अंदर होगा। नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, क्या पता होना चाहिए, यूज़र हैज़ टू स्पेसिफाई। देखिए जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं वो साथ साथ लिखवा देता हूँ। व्हाट टू डू, क्या करना है, प्लस हाउ टू डू, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे आपके, फोर्ट्रेन, कोबोल, अल्गोल, हाई लेवल लैंग्वेज सी, बेसिक, SQL। ये सारी कौन सी लैंग्वेज है आपके, प्रोसीजरल लैंग्वेज। कौन सी आपकी, प्रोसीजरल लैंग्वेज है। फिर अगर नॉन प्रोसीजरल की हम बात करें तो इसके क्या बताता है आपके, व्हाट टू डू। ध्यान रखना यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है और कई बार आया हुआ है यहाँ से। ये व्हाट टू डू क्या करना है, ये कौन सी लैंग्वेज बताती है आपकी, नॉन प्रोसीजरल। नॉन प्रोसीजरल के अंदर क्या करना है इतना ही पता कर सकते हैं, जबकि प्रोसीजरल क्या करना है और कैसे करना है ये चीज़ भी किसके अंदर यूज़ की जाती है, आपकी प्रोसीजरल लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। तो इसके आपके एग्जांपल यहाँ पे क्या हो जाएंगे, देखिए नॉन प्रोसीजरल के एग्जांपल आपके क्या हो जाएंगे, प्रोलॉग और लिस्प और क्या जाएगा आपके, SQL। ये किसके एग्जांपल आ जाएंगे आपके, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट ध्यान रखिए बात,
तो देखिए जो आपको दिया हुआ है यहाँ पे एक रिलेशनल कैलकुलस, क्या दिया हुआ है, रिलेशनल कैलकुलस। तो ध्यान रखना जो रिलेशनल कैलकुलस है वो आपकी कैसी लैंग्वेज है, नॉन प्रोसीजरल, जिसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका डोमेन रिलेशनल कैलकुलस ये रहा, और दूसरा होता है आपका टप्पल रिलेशनल कैलकुलस वो ये रहा। तो यहाँ से ये बात तो समझ में आ गई कि तीनों की तीनों आपकी कौन सी है, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। तो यहाँ पे आपको कौन सा पूछा है, प्रोसीजरल लैंग्वेज। इसका आंसर क्या है आपका, क्वेरी लैंग्वेज क्या है आपकी, प्रोसीजरल लैंग्वेज है। तो देखिए इसी के साथ बन चुके ये क्वेश्चन आता है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसके अंदर डाल दिया क्योंकि कई जगह ये क्वेश्चन देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय डीबीएमएस। डीबीएमएस के अकॉर्डिंग या इनमें से क्या क्या सही है। पॉइंटर्स आर यूज टू मेंटेन ट्रांजेक्शनल इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी। तो देखिए डीबीएमएस के अंदर आपका पॉइंटर्स का कोई लेना देना नहीं है। कर्सर आर यूज टू मेंटेन ट्रांजेक्शन इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी, नहीं कर्सर से हम ये मेंटेन नहीं करते हैं। लॉक्स आर यूज टू मेंटेन ट्रांजेक्शन इंटीग्रिटी, जी बिल्कुल सही है। लॉक्स के द्वारा हम जो ट्रांजेक्शन की इंटीग्रिटी है, कंसिस्टेंसी है, ड्यूरेबिलिटी है, एटोमिसिटी सारी सारे हम मेंटेन रखते हैं, ट्रिगर्स का नहीं है। तो देखिए लॉक्स के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँ, देखिए बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। कई बार क्या होता है जैसे एक फ़ाइल है और इस फाइल के ऊपर एक व्यक्ति डेटा रीड कर रहा है, ठीक है, एक कोई यूज़र है उस फाइल को रीड कर रहा है, उसी समय दूसरा कोई यूज़र आके वो भी रीड कर रहा है। फिर देखिए नेक्स्ट केस क्या हो सकता है, यहाँ पे रीड कर रहा है, दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, राइट कर रहा है। फिर देखिए फर्स्ट व्यक्ति राइट कर रहा है और दूसरा व्यक्ति रीड कर रहा है। फर्स्ट व्यक्ति राइट कर रहा है और दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, राइट कर रहा है। तो अगर ये नीचे के जो आप तीन केस देखोगे, ये जो केस है आपके वो क्या आपके कॉन्फ्लिक्ट वाले हैं। कैसे केस है ये आपके कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं कि भाई एक व्यक्ति लिख रहा है उसी समय दूसरा रीड कर रहा है। तो हो सकता हो ना भाई जब वो लिख रहा है तब उसने अपनी वैल्यू चेंज कर दी हो, जैसे एक के खाते के अंदर पैसे थे 500, ओके, इस रीड कर रहा, जब यहाँ क्या कर दिया उस समय राइट कर दिया किसी ने, किसी दूसरे ने, और पैसे हो गए 1000। तो अब वापस से रीड कर रहा है तो पैसे क्या मिले इसको, 1000। तो 8 इंस्टेंट उसको क्या मिली, 2 उसको बैलेंस दिखाई दिए। तो ये कहीं ना कहीं आपकी क्या कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस है। तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, लॉक यूज़ किया जाता है कि भाई हम क्या करते हैं, लॉक लगा देंगे। जब भी कोई डेटा राइट कर रहा होगा तो हम इसके ऊपर लॉक लगा देंगे, या रीड कर रहा होगा तो हम लॉक लगा देंगे। तो अलग अलग प्रकार के लॉक है। तो यहाँ पे कुछ लॉक अगर आप जानना चाहें तो है 2PL लॉक, 2 फेज लॉकिंग। और क्या होता है हमारे पास, ग्राफ बेस्ड लॉक। क्या होता है, ग्राफ बेस्ड लॉक। 2PL के अंदर अगर हम फर्दर लॉक की बात करें तो हमारे पास होता है बेसिक 2PL, बेसिक 2 फेज लॉकिंग। फिर होता है हमारे पास स्ट्रिक्ट 2 फेज लॉकिंग। फिर होता है हमारे पास रिगरस 2 फेज लॉकिंग, बस आपको नाम ध्यान रखना है रे चाहे तो। और है तो आपका कंजर्वेटिव 2 फेज लॉकिंग, कंजर्वेटिव। और ग्राफ बेस की अगर हम बात करें तो ये होता है आपका टाइम स्टाम्प बेस। यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं यूजीसी नेट और गेट में। और होता है आपका थॉमस राइट रूल, ये आपके लॉक होते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग कमांड, डिलीट आर वेयर पी। मतलब आपको क्या करना है, एक टेबल से डिलीट करना है जहाँ पे आपको कंडीशन भी दी हुई है, ध्यान रखना। वेयर के बाद क्या आएगी आपकी कंडीशन आएगी। क्लियर एंट्रीज फ्रॉम रिलेशन, एंट्री तो डिलीट करेगा ही करेगा। डिलीट्स रिलेशन को हटाता है, नहीं। डिलीट्स पर्टिकुलर टपल फ्रॉम रिलेशन, ये बिल्कुल सही है, ये इसका करेक्ट आंसर। यहाँ इन दोनों में क्या फ़र्क है, ये सारे के सारे आपके टपल्स को हटा रहा है, जबकि ये केस नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दे रखा है। अगर कंडीशन दी हुई नहीं होती तो ये आंसर हो जाता, पर क्योंकि दिया हुआ है कंडीशन इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ओके। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ EPDS। EPDS की फुल फॉर्म क्या है, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये किसकी फुल फॉर्म है आपकी, EPDS की। द फर्स्ट स्टेट टू राइट ईमेल इन हिंदी, ये भी आपका करंट IT का क्वेश्चन है, ओके। तो कर्नाटका, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश, क्या है इसका आंसर, राजस्थान। नेक्स्ट देखिए, विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ G2G सर्विसेज का एग्जाम्पल नहीं है। ई वीज़ा गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, ठीक है, या गवर्नमेंट टू कस्टमर। ई वीज़ा यस गवर्नमेंट से आपको कस्टमर को मिलता है। ई ट्रांसपोर्टेशन, ये भी आपकी गवर्नमेंट की साइड से कस्टमर को। और डिजिटल पुलिस,
सॉरी, ये भी गवर्नमेंट से कस्टमर को। eBay.com नहीं, eBay.com गवर्नमेंट टू कस्टमर नहीं है, गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं है, ये आपका बिजनेस है ना, बिजनेस वाली है eBay। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका 33 का आंसर क्या हो गया eBay.com। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे द ऑब्जेक्टिव ऑफ एसएसओ की ऑब्जेक्टिव क्या है, तो देखिए एसएसओ की फुल फॉर्म क्या है, सिंगल साइन ऑन। तो आजकल आप जब भी लॉगिन करते हो तो आप किससे करते हो, sso.rajasthan.gov.in। जब भी आप एग्ज़ाम का कोई फॉर्म भरते हो या ई मित्र के थ्रू आप पेमेंट बिल जमा कराते हो या कोई भी गवर्नमेंट की साइट अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो मोस्टली आप किससे करोगे, एसएसओ। सिंगल साइन ऑन का मतलब क्या है कि भाई देखिए यहाँ एक तो देखिए 10 वेबसाइट है, वो 10 ही वेबसाइट के क्या आपको याद रखने पड़ेंगे, अलग अलग आईडी पासवर्ड याद रखेंगे। क्यों ना हम इसकी जगह क्या करेंगे, एक ऐसा विंडो बनाए जिससे मुझे एक ही आईडी पासवर्ड याद रखना पड़ेगा और मैं 10 वेबसाइट को आराम से एक्सेस कर सकता हूँ। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल साइन ऑन। तो इससे क्या हो गया, टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ हेल्प डेस्क, बिल्कुल चाहिए आपको यहाँ पे 10 अलग अलग हेल्प डेस्क बिठानी पड़ती है, इसकी जगह आपको एक का ही काम है। ट्रू। टू इम्प्रूव कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, बिल्कुल सही है। कंज्यूमर 10 की नई जगह एक से आगे इंटरेक्ट करेगा, उसको एक ही जगह सारी चीज़ें मिल रही है तो उसकी सेटिस्फैक्ट्री रेट क्या होगी, ज़्यादा होगी। टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, बिल्कुल सही है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। भाई 10 जगह एक्सेस ना करके एक ही जगह आप कर रहे हो तो ऑब्वियस बात है प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी। तो ये सारे के सारे ऑप्शन क्या आपके करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, अ लिंकर प्रोग्राम प्लेसेस द प्रोग्राम इन द मेमोरी फॉर द पर्पज ऑफ एग्जीक्यूशन। तो मेमोरी के अंदर प्रोग्राम रखता है एग्जीक्यूशन के पर्पज से। तो देखिए ये क्या बोल रहा है, ये आपकी हार्ड डिस्क है या सेकेंडरी मेमोरी और या मेन मेमोरी के अंदर प्रोग्राम क्या करता है, रखता है। तो इसको क्या बोलते हैं, ये किसका काम है आपका, लोडर का काम। किसका काम है, लोडर का। तो ये क्या हो गया आपका फॉल्स। रीलोकेट्स द प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट फ्रॉम द स्पेसिफिक एरिया। तो देखिए ये प्रोग्राम रीलोकेट का कंसेप्ट है, जहाँ पे क्या हो जाता है कि भाई प्रोग्राम बार बार मेमोरी से इन आउट होता रहता है। तो कई बार क्या होता है कि हम जो इसका एड्रेस होता है वो किसी दूसरी जगह का रेफरेंस में देते हैं। ओके, तो उस केस के अंदर हमारा प्रोग्राम का एड्रेस क्या होता है, रीलोकेट होता रहता है। तो ये भी इसका आंसर क्या है, फॉल्स। लिंक्स द प्रोग्राम विथ अदर प्रोग्राम नीड्स फॉर द एग्जीक्यूशन, बिल्कुल सही बात है। ये क्या करता है, लिंकर क्या करता है, प्रोग्राम को लिंक करता रहता है। जैसे मान लीजिए एक मॉड्यूल है M1, एक मॉड्यूल है M2 और एक मॉड्यूल है M3। तो यहाँ से कोई इसका ऑब्जेक्ट कोड बना 1, इसका ऑब्जेक्ट कोड बना 2, इसका ऑब्जेक्ट कोड बना 3। तो इन तीनों को क्या कर देगा, वो लिंक कर देगा। ये काम कौन करता है आपका, लिंकर करता है। कौन करता है, लिंकर करता है। इंटरफेस द प्रोग्राम विद अदर प्रोग्राम नहीं, ठीक है। तो ये लिंकर प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और लोडर के बारे में आपको याद रखना चाहिए। तो ये लोडर, लिंकर, ये सारे के सारे आपके क्या है क्या आपका सारे के सारे एक सॉफ्टवेयर है। क्या है, सारे के सारे आपके क्या है, सॉफ्टवेयर है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन। तो नीचे दी गई आकृति को समझकर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे। आयत कलाकार का, तो आयत क्या हो गया आपके पास, कलाकार। त्रिभुज क्या हो गया आपके पास, डॉक्टर, ठीक है, ये हो गया डॉक्टर। और सर्कल क्या हो गया आपके पास, खिलाड़ी। कितने खिलाड़ी, न तो कलाकार है और न ही डॉक्टर है, तो न ही कलाकार है। तो कलाकार वाले को यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए। तो ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। और न ही डॉक्टर है। डॉक्टर कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक। ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। तो कितने खिलाड़ी हो गए, 25। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25 इसका करेक्ट आंसर है, डी। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कितने कलाकार खिलाड़ी है, तो सबसे पहले आप कलाकार को सर्कल कर दीजिए। ये आयत में क्या है हमारे, कलाकार, ठीक है, क्या है, कलाकार। और खिलाड़ी कहाँ है, हमारे वृत्त के अंदर। तो इसको आप ऐसे कर दीजिए। तो इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है, अगर आप देख पाओगे तो ये आपका इंटरसेक्शन हो रहा है यहाँ पे। तो ये सारे के सारे कलाकार के आपके खिलाड़ी। तो 22 + 3 क्या हो गया, 25। नेक्स्ट देखिए, कितने डॉक्टर, खिलाड़ी भी है और कलाकार भी। तो आपको क्या क्या चाहिए, कितने डॉक्टर, तो ले लीजिए। ये क्या हो गया आपके पास, खिलाड़ी हो गए ना, तो ये हो गया आपके पास डॉक्टर। खिलाड़ी भी है और कलाकार भी। खिलाड़ी कहाँ गए आपके, ये। तो यहाँ पे इस इंटरसेक्शन को ले लीजिए, ठीक है। और कलाकार भी, मतलब कलाकार है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, 3 इसका करेक्ट आंसर हो गया।
सॉरी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, कितने डॉक्टर न तो खिलाड़ी है और न ही कलाकार है। तो सबसे पहले डॉक्टर कौन से, अगर यहाँ पे देखोगे आप तो ये है आपके डॉक्टर। अब देखिए न तो खिलाड़ी मतलब इस सर्कल के अंदर आ रहे हैं उन सबको हटाना है। तो यहाँ पे सर्कल ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये क्या हो गया आपके पास, न तो ये क्या होने चाहिए, खिलाड़ी होने चाहिए, और ना ही क्या होना चाहिए, कलाकार। तो ये जो आयताकार है उसको भी हटाइए आप, जहाँ पे भी आ रहा है तो यहाँ ये कर दिए ना ही कलाकार है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका 25। नहीं, ये 39 के अंदर मेरे ख्याल से हमने थोड़ा सा कोई मिस्टेक कर ली है। 39 के अंदर देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, कितने डॉक्टर न तो खिलाड़ी है और न ही कलाकार। तो ये हो गए आपके कलाकार, ये हो गए आपके डॉक्टर, और ये हो गए आपके खिलाड़ी। ओके ओके, तो सारे डॉक्टर हो गए, ना ही आपके क्या खिलाड़ी, ये दोनों नहीं है, और कलाकार कौन सा, ये नहीं है। तो इसका आंसर हो गया तो 27 हो गया है ना। इसका आंसर क्या है 27। थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, कितने कलाकार न तो खिलाड़ी है और न ही डॉक्टर। तो सबसे पहले कलाकार ले लेते हैं हम, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ही चलते हैं। न तो खिलाड़ी है, खिलाड़ी कौन से, ये सारे वाले हैं, तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। न ही डॉक्टर है, डॉक्टर कौन सा है, त्रिभुज वाले नहीं है। आंसर क्या हो गया 30। ओके, अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, त्रिभुज कैलकुलेट करना है। क्या करना है, त्रिभुज। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए, इस तरह का अगर आपको स्क्वायर देखने को मिलता है तो इसके अंदर त्रिभुज कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे करते हैं हम, नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, और जो सबसे बड़ी डिजिट है उसको क्या करते हैं इंटू 2। 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा आपके पास 8। इसका मतलब इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज है मेरे पास, 8 त्रिभुज है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो हम कैलकुलेट करेंगे वो इसका करेंगे, इस वाले फिगर का, ये ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, त्रिभुज कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पे 8 8 8 8 कितने हो गए 32, 8 इंटू 4 कितने त्रिभुज हो गए 32। ठीक है, इंडिविजुअल गिनेंगे तो 1 2 3 4 कितने होंगे आपके 32, क्योंकि एक के अंदर कितने 8 त्रिभुज है। फिर देखिए हम क्या करेंगे, अब ये मर्ज होंगे तो कितने और नए एक्स्ट्रा त्रिभुज बने। यहाँ पे अगर आप देखोगे मर्ज होने के बाद यहाँ पे कितने और एक्स्ट्रा त्रिभुज बने, ये देखिए आप यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखिए एक त्रिभुज ये बन रहा है एक्स्ट्रा, और एक त्रिभुज ये बन रहा है एक्स्ट्रा। ठीक है, इस फेस पे, सेम इस फेस पे यहाँ बनेगा इस तरीके से, सेम इस फेस पे ऐसे बनेगा, और सेम इस फेस पे ये बनेगा। तो टोटल कितने हो गए एक्स्ट्रा हमारे पास 8। तो ये हो गए हमारे पास 8। ठीक है, उसके बाद कौन सा बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इसके बाद बनेगा मेरे पास ये एक, ये इस पे सेम इस कोने से बनेगा ये वाला 2, सेम इस कोने से बनेगा 3, इसी में 4। तो क्या हो गया यहाँ पे 4। ओके, टोटल कितने हो गए यहाँ पे 44। ठीक है, ये तो 44 हो गए हमारे इस फेस से। अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को भी ऐड कर रहे हैं, तो बाकी इनको भी तो गिनना है ना हमें। तो 8 इसके हो गए, 8 इसके हो गए, कितने हो गए यहाँ पे 16। तो ये क्या हो गया हमारे पास 16। टोटल कितने हो गए यहाँ पे 60 त्रिभुज अभी तक हो चुके हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब इसको हमने मर्ज किया है ना इसके साथ, तो मुझे अब क्या गिनना पड़ेंगे, बाकी के त्रिभुज भी तो गिनने पड़ेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक त्रिभुज ये बन रहा है और एक त्रिभुज ये बन रहा है। ठीक है, इस फेस के ऊपर सेम यहाँ पे हो जाएगा एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, कितने हो गए यहाँ पे 4, और कितने हो गए 4 और। इसके अलावा देखिए यहाँ पे फिर देखिए एक त्रिभुज ये बन रहा है, और एक त्रिभुज ये पूरा बन रहा है 2, और सेम इस साइड से हो जाएगा एक त्रिभुज ये बन रहा है 3। कितने हो गए यहाँ पे 3, कितने हो गए यहाँ पे देखिए 67, कितने हो गए यहाँ पे 67। ठीक है, फिर देखिए
अब यहाँ पे आपको दो त्रिभुज और नज़र आएंगे। यहाँ पे देखिए, जब इन सबको मर्ज किया तो ये देखिए एक ये त्रिभुज बन रहा है, सेम केस यहाँ बन रहा है, एक ये त्रिभुज बन रहा है। कितने हो गए? +2। कितने हो गए टोटल? 69। तो टोटल इस केस के अंदर आपके त्रिभुज कितने बन रहे हैं? 69। ओके, अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो वापस रिवाइंड कीजिए आप। ये बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। आंसर क्या हो गया आपका इसका? 69। अब नेक्स्ट देखिए, इस आकृति के अंदर आपके कितने त्रिभुज बन रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है इसको पकड़ते हुए चलेंगे और गिनेंगे कोई कितने त्रिभुज बन रहे हैं। तो सबसे पहले इस पॉइंट पे आ जाइए। देखिए यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5। इस पॉइंट से कितने त्रिभुज निकल के आए हमारे पास? 5 त्रिभुज निकल के आए। ओके, तो इसको मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, रब करूँ या रहने दूँ। ठीक है, अब देखो पिलर लेते हैं। सेम इस पॉइंट से हम गिनेंगे। इस बार हम जो गिनने वाले इस बेस लाइन से गिनना। देखिए यहाँ पे 2 लाइन है, एक ही लाइन है, एक ही लाइन है। तो अब सबसे पहले इस लाइन से कैलकुलेट कर रहा हूँ। एक त्रिभुज 1 2 3 4 5। कितने बन गए मेरे पास? 5। इस लाइन से कितने बन गए? 5। ठीक है 5 बन गए। अब मैं कौन सी लाइन ले रहा हूँ? इस लाइन से कितने बन रहे हैं? तो देखिए यहाँ पे इस लाइन से अगर मैं बात करूँ तो देखिए 1 2 3 ये देखिए यहाँ पे 4। इस लाइन से कितने बने मेरे पास? 4 त्रिभुज बने। ठीक है, कोई रिपीट नहीं हुआ ना। तो इन दोनों लाइन से टोटल कितने बन गए मेरे पास? दोनों को मिला के 9 त्रिभुज बन गए। अब सेम हम क्या करेंगे, इस साइड से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब मैं इस लाइन से कैलकुलेट कर रहा हूँ। सबसे पहले इस लाइन से करूँगा, फिर इस लाइन से करूँगा। तो ये मैं इनको रब कर दूँ क्या? यहाँ पे देखिए सबसे पहले इस लाइन से ले रहा हूँ ना, 1 2 3 1 2 3 और ठीक है। तो इस लाइन से मेरे पास 3 बन रहे हैं और इसके अलावा एक और बन रहा है। देखिए यहाँ पे 3 और ये बन रहे हैं मेरे पास 4 इस लाइन को लेते हुए। ठीक है, तो इस लाइन से मेरे पास कितने बन रहे हैं यहाँ पे? 4। ठीक है, और अब नेक्स्ट वाली लाइन लेते हैं हम यहाँ पे, ये वाली लाइन। इस लाइन से अगर आप देखोगे, ठीक है ना, 1 2 3 इस लाइन से देखिए हमारे पास कितने बन रहे हैं? 1 2 3। कितने हो गए यहाँ पे? 3 हो गए। कितने हो गए यहाँ पे? 3 हो गए, है ना। तो इन दोनों को मिला के हमारे पास कितने हो गए यहाँ पे? 7। फिर देखिए अब देखिए हम इससे काउंट करेंगे वापस, इस वाले से, है ना। 1 2
3 4 और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये वाला क्या है, ये वाला क्या हमारे पास कॉमन निकल के आ रहा है, क्योंकि पहले जो हमने लिया था ना, जब हमने इस मुंह से लिया था इस वाले सिरे से, तब हमने इसको काउंट कर लिया था, इसलिए काउंट नहीं होगा। तो यहाँ से अब हमारे पास कितने निकल के आ रहे, 4 निकल के आ रहे। कितने निकल के आ रहे, 4 निकल के आ रहे। ठीक है, अब इस पॉइंट से लेंगे, इस पॉइंट से हमारे पास कितना निकल के आ रहा है, ये 1, और इस पॉइंट से कितने निकल के आ रहा है हमारे पास 1। टोटल कितने हो गए देखिए यहाँ पे, वो हो गए हमारे पास टोटल देखिए 5 + 9 + 7 + 4 + 2। ठीक है, इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा देखिए यहाँ पे, 9 और 5 14 और 7 21 22 23 24 25 26 27, ये क्या हो जाएगा आपके पास 27। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास 27 हो जाएगा। ओके, तो देखिए मैंने आपको गिन के भी बता दिया 27, कहीं कहीं ये हो सकता है किसी के साथ 28 भी आ रहे, तो मैंने आपको गिन के बता दिए, मेरे तो नहीं आ रहे। अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट ज़रूर करें और इसके अंदर बताइए कि इसका सही में आंसर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 27 इसका करेक्ट आंसर है ना। नेक्स्ट देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ पे, आपको यहाँ पे मैच करना है, किसका क्या मैच है। तो अगर हम मैच की बात करें तो इसको इससे मैच कीजिए और इसको इससे मैच कीजिए, तो बना देते हैं हम इनके सामने। इसका मैच क्या होगा यहाँ पे, ये। ठीक है, और इसका मैच क्या होगा यहाँ पे, और ये क्या बचा है क्या हमारे पास, ये और ये। तो इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, ये खाली है और ये क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे डॉट। चलिए, आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, उपरोक्त दिए गए पासे के प्रसारित रूप के अनुसार निम्न में से कौन सा पासा निश्चित रूप से सही होगा। इनमें से आपको करेक्ट बताना है। क्या बताना है, इनमें से आपको करेक्ट वाला बताना है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम एक चीज़ देखें तो ये ध्यान रखना, अपोजिट एक साइड नहीं होना चाहिए। अगर अपोजिट एक साइड है तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, इसका अपोजिट कौन सा, ये, तो इसके साथ नहीं होना चाहिए। तो ये इसके साथ है क्या, नहीं। इसके अलावा कॉम्बिनेशन देखिए, ये दोनों एक साइड आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों आपके क्या है, अलग है। तो ये आपका क्या है, करेक्ट है। अपोजिट देखना हमेशा। अब देखिए ये है, इसके साथ ये नहीं होना चाहिए, पर आप अगर देखोगे तो इसके साथ ये आ रहा है, इसका मतलब ये तो 100% गलत है आपका। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सेम केस देखिए, ये जस्ट इसका सेम केस यहाँ पे दिया हुआ है घुमा के, ये इसके साथ आ रहा है, इसका मतलब ये भी आपका गलत है। अब ये केस देखिए यहाँ पे, ये है और ये है, इसके साथ ये आ सकता है भाई, ये ऐसे आ सकता है, ये इस तरह से कैसे भी आ सकते हैं, ये आ सकता है, ये आ सकता है। अगर एक चीज़ आप देखोगे तो यहाँ पे अब आप बोलोगे कि सर ये दोनों देखिए खाली के साथ ये वाला मिक्स है, खाली के साथ ये वाला मिक्स है, मतलब अपोजिट के साथ ये आ रहा है। हाँ, ये हो सकता है, पर एक चीज़ और देखो, हो सकता है खाली ये वाला ना हो और ये वाला खाली हो और इसके साथ ये कम्बिनेशन बना रहे हो, इसलिए हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। यहाँ पे ये वाला खाली बॉक्स नहीं हो कि ये वाला खाली बॉक्स हो सकता है, इसलिए ये क्या हो सकता है, हम इसको भी मान के चल सकते हैं। उस केस के अंदर ये गलत नहीं होगा, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे अगर आप आंसर देखोगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ए और सी दोनों आपके करेक्ट आंसर होने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 44 वाला क्वेश्चन। एक व्यक्ति मार्ग नंबर 1, 2 व 3 की बस के लिए इंतज़ार कर रहा है। मार्ग नंबर, ठीक है, यहाँ पे वो इंतज़ार कर रहा है बस 1 नंबर मार्ग, 2 नंबर और 3 नंबर। बस नंबर 1 की बस 5 मिनट बाद आती है, ये 5 मिनट बाद आती है। 2 की बस 15 मिनट बाद आती है, 15 मिनट बाद आती है। 3 की बस 45 मिनट बाद आती है, 45 मिनट आती है। जैसे ही व्यक्ति बस स्टॉप पर पहुंचता है, ठीक उसी समय एक बस स्टॉप से आती है। जैसे ही यहाँ पहुंचता है, एक बस आपकी निकल जाती है।
तो उसे अब ज़्यादा से ज़्यादा कितने मिनट प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर जो आदमी उसको कितनी देर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, वैसी बात है सबसे कम फ्रीक्वेंसी मतलब सबसे कम टाइम में बस कौन सी आ रही है 5 मिनट वाली, तो उसको अगर निकल गई है जस्ट तो 5 मिनट ही वेट करना पड़ेगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका 5 मिनट वाला सी। नेक्स्ट देखिए, प्रथम गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी 1950 को मनाया गया है कौन से दिन था। तो इसके लिए आपको सारे के सारे आपको कोड याद होने चाहिए, तो मैं कोड लिख लेता हूँ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये क्या हो जाएगा आपके 144, 025, 036 और 146। दूसरा आपको क्या होना चाहिए, देखिए ये है आपका कोड नॉर्मल ईयर का। अगर ये लीप ईयर होगा तो यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, देखिए यहाँ पे अगर आपका लीप ईयर होगा तो यहाँ पे थोड़ा आपका अलग आ जाएगा कोड। और यहाँ पे अगर सेंचुरी कोड की अगर हम बात करें तो सेंचुरी कोड क्या होगा, यहाँ पे सेंचुरी कोड होगा आपके 1800 के लिए, 1900 के लिए, और क्या हो जाएगा आपके पास 2000 के लिए। ये क्या हो जाएगा 206 हड्डियाँ। ओके, अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 26 जनवरी 1950, तो लिख लीजिए यहाँ पे 26 जनवरी 1950। तो इसको हम ब्रेक कर देते हैं। अब 26 का कोड क्या, 26 क्या रहेगा 26 का 26 प्लस जनवरी का कोड क्या है यहाँ पे देखिए 1 प्लस 1900 का कोड क्या है यहाँ पे देखिए 0 प्लस 50 क्या आ जाएगा यहाँ पे 50 और प्लस क्या हो जाएगा 50 के अंदर नॉर्मल ईयर कितने और लीप ईयर कितने हैं। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं डिवाइड बाय 4। 50 को 4 से अगर आप डिवाइड करोगे 1950 है ना, तो यहाँ पे देखिए 50 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा ये 25 और 2 और ये क्या हो जाएगा आपका 12 बार। तो यहाँ पे अगर आप लीप ईयर देखोगे तो कितने हो जाएंगे आपके पास 12 हो जाएंगे। अब इन सबको हम किससे डिवाइड करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, तो डायरेक्ट काट लो। यहाँ पे अगर आप देखोगे 7 से करोगे तो कितना बचा 21 और ये क्या हो गया आपके पास 5, 50 और ये 1 और ये क्या हो जाएगा आपके पास 3 और 2 5, ऐड कर लो 5 6 7, ये तो कट गया पूरा और ये क्या बच गया आपके पास 5। तो अगर 5 अगर है तो इसका कोड क्या होगा देखिए 0 मतलब यहाँ पे क्या होता है शनिवार, 1 मतलब क्या होता है यहाँ पे संडे, 2 मतलब क्या हो जाता है मंडे, 3 मतलब ट्यूसडे, 4 मतलब वेडनेसडे और 5 ट्यूसडे वेडनेसडे, 5 मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे थर्सडे और 6 मतलब क्या हो जाएगा फ्राइडे। हमारा कोड क्या है 5, इसका मतलब इसका आंसर क्या है बृहस्पतिवार। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन के अंदर आपको एक कोड याद होने चाहिए। अगर आपको कोड याद है तो बहुत ही जल्दी तरीके से आप इन सबका आंसर निकाल लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे सिलोजिस का क्वेश्चन है सभी पेपर क्लिप है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं सभी पेपर क्या है आपके पास क्लिप। कुछ क्लिप बोर्ड है तो यहाँ पे बना दीजिए, कुछ क्लिप क्या आपके पास बोर्ड है, कुछ बोर्ड प्लेन है तो कुछ बोर्ड प्लेन है, सभी सभी कुछ बोर्ड क्या है लेन है, प्लेन नहीं है यहाँ पे क्या है लेन, और सभी लेन रोड है, सभी लेन क्या हो गया है यहाँ पे आपके पास रोड है। तो आपको पूछा है कुछ रोड बोर्ड है, कुछ रोड बोर्ड है, क्या कुछ रोड बोर्ड है क्या, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास बिल्कुल सही है, दिख रहा है ना कुछ रोड आपके पास बोर्ड। कुछ लेन क्लिप है, क्या कुछ लेन आपकी क्लिप है नहीं है। कुछ बोर्ड पेपर है, क्या कुछ बोर्ड आपके पेपर है नहीं है। कुछ रोड क्लिप है, क्या कुछ रोड आपकी क्लिप है नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आंसर कौन सी फर्स्ट सही है, फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन करते हैं नहीं, फर्स्ट थर्ड नहीं, फर्स्ट नहीं, आंसर क्या हो जाएगा इसका डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मीरा टी बिंदु से सीधे चलकर यू तक जाती है, तो यहाँ पे इसको हम करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ मैं बना देता हूँ ठीक रहेगा। मीरा टी बिंदु से यू तक चलकर जाने की कोशिश करती है, तो यहाँ से कहाँ जाएगी यू के, और इनके बीच की दूरी कितनी दी हुई है 4 फीट।
यहाँ से वह 90 डिग्री पर बाएं मुड़ती है। 90 डिग्री क्या होता है, लेफ्ट साइड ही होता है, तो मान लीजिए 90 डिग्री घूर गई है बाएं। ओके, W तक जाती है। अब ये कहाँ तक जाएगी आपकी, W तक। कितनी चलती है, 4 फीट, ये बना लिया 4 फीट। फिर वह 90 डिग्री दाएं मुड़ती है, दाएं इधर होता है वह 90 डिग्री, तो 3 फीट चलती। कितनी चली, 3 फीट। और कहाँ तक पहुँचती है यहाँ पे, P तक। ये हो गया आपका P पॉइंट। पुनः 90 डिग्री बाएं मुड़ती, लीजिए भाई 90 डिग्री बाएं मुड़ा दिया आपको वापस, ठीक है। और कितनी चलती है, 1 फुट चलकर कहाँ तक जाती है यहाँ पे, Q तक चली गई, ठीक है। वहाँ से 90 डिग्री बाएं मुड़कर 1 फुट चलकर V तक जाती है। यहाँ से 90 डिग्री फिर घूमी और यहाँ पे 1 फुट चली और कहाँ पे गई, यहाँ से V तक, तो ये हो गया आपके पास V, ठीक है। और फिर वह 90 डिग्री दाएं घूमी, ये लो 90 डिग्री दाएं घुमा दिया और मुड़कर 3 फीट चलकर O तक जाती है। ये 3 फीट और ये कहाँ तक गई है, O तक। तब T और O के बीच में, T और O के बीच में आपको दूरी बतानी है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, T और O के बीच में ये वाली दूरी निकालनी है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी। तो ये वाली डिस्टेंस कैसे निकलेगी, देखिए यहाँ पे 4 ये और 3 ये, पर 3 में से 1 माइनस हो चुका है, तो कितना बचा, 6। सेम यहाँ पे देखिए 4 ये, 1 5 और 3 8, क्या हो गया 8। तो जब हमें हाइपोटेनस निकालनी है, लेंथ दे रखी है और बेस दे रखा है, तो इसको क्या कैसे निकालेंगे हम, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर अंडर रूट। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 64 प्लस 36 दैट इज 100, 100 का रूट क्या हो जाएगा 10, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 10। आंसर क्या हो गया, डी इसका करेक्ट आंसर हो चुका है। ओके, नेक्स्ट देखिए, एक फ़ोटो की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, वह मेरी, किसने कहा, महिला ने, वह मेरी दादी, दादी मतलब महिला के पापा की मम्मी, ठीक है, वह मेरी दादी के एकमात्र पुत्र, तो एकमात्र पुत्र उसके पापा ही होंगे, का पोता, पोता मतलब इसका कोई भाई रहा होगा, इसका कोई भाई है, उसका क्या हो गया आपके पास, लड़का। और ये किसके लिए बोले, इस लड़के के लिए। तो फोटो वाले लड़के का महिला से क्या संबंध है, फोटो वाले लड़के का, ये हो गई आपकी महिला। तो आप बताओ भाई के लड़के को क्या बोलते हैं, भाई के लड़के को क्या बोलते हैं, भतीजा। ये क्या हो गया, बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, एस के एम आर 5 मित्र है, ठीक है, लंबाई में एस के से छोटा है, एस क्या है आपके पास, यहाँ पे देखिए लंबाई में एस क्या है, के से छोटा, तो बना लीजिए एस यहाँ पे किससे छोटा है, के से छोटा है, ये बना लीजिए के से छोटा, लेकिन आर से लंबा है, किससे लंबा है, आर से लंबा है। एम सबसे लंबा है, या बना दीजिए आप एम। ए लंबाई में के से थोड़ा कम है और एस से थोड़ा लंबा है। ए लंबाई में के से थोड़ा कम है, मतलब के से थोड़ा कम, और क्या है, एस से थोड़ा लंबा है। तो क्या मैं इसको ए को यहाँ लिख सकता हूँ, जी हाँ। यदि बताइए कि यह कौन सा व्यक्ति है जिससे 2 व्यक्ति लंबे और 2 छोटे, 2 लंबे और 2 छोटे, इसका मतलब ए। तो इसका आंसर क्या हो गया आपके पास, 49 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ए बी सी डी ई तथा एफ 6 लड़के एक पंक्ति में खड़े हुए हैं, ठीक है, एफ और डी के बीच में बी खड़ा है। तो देखिए यहाँ पे एफ और डी के बीच में यहाँ पे बी खड़ा कर देते हैं, ठीक है भाई, तथा ए और सी के बीच में ई खड़ा है। तो ए और सी के बीच में कौन खड़ा है आपके पास, ई। ए न तो एफ और न डी के बगल में, ए न तो एफ और डी के बगल में, ठीक है, ये सही है। ए को न तो हमने एफ के बगल में रखा है, नहीं डी के बगल में रखा है। सी डी के बगल में नहीं है, सी डी के बगल में नहीं है। एफ किन के बीच खड़ा है, तो यही हो गया हमारे पास पेयर। एफ किन के बीच खड़ा है, सी और बी, बी सी। इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा, देखिए इजी से क्वेश्चन है। यदि प्लस का अर्थ डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, तो इनमें से कौन सा सही है।
तो जब भी देखिए इस तरह का क्वेश्चन मिले, सबसे पहले डिवाइड वाले आप पहले करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर डिवाइड वाले के अंदर कहीं अगर आपके पॉइंट के अंदर आंसर हो रहा है तो वो ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्लस का अर्थ क्या हो गया, डिवाइड। तो हम क्या क्या चेक करेंगे, यहाँ पे प्लस वाले चेक कर लेंगे, ये और ये। इसमें देखिए क्या 7 को अगर 5 से हम डिवाइड करेंगे तो आंसर पॉइंट में आएगा ना, पर इक्वल टू क्या रहेगा, जो बिना पॉइंट में आ रहा है। फिर देखिए 18 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर पॉइंट में आएगा, नहीं आएगा, तो इसको हम होल्ड कर लेते हैं एक बार। 6 को 7 से डिवाइड करेंगे आंसर क्या होगा, पॉइंट में आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। 7 को 5 आंसर क्या आएगा, पॉइंट में आएगा, ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब डायरेक्ट हमारे पास आंसर क्या निकल के आ गया, बी इसका करेक्ट आंसर आ चुका है। तो अगर आपको सोल्व करना है तो यहाँ पे आप वैल्यू रखिए, ये वाली आंसर आपको मिल जाएगा आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वालिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट, क्लास और इनहेरिटेंस। तो यहाँ अगर आप देखोगे ये सारी की सारी उप्स की क्या है, क्वालिटीज। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 52 का ऑल। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इनेबल्स अ प्रोग्रामर टू यूज एन ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास इनसाइड अनदर क्लास। तो अगर आप ये देखोगे तो इसका जो आंसर है क्या है, एनकैप्सुलेशन, द रैपिंग ऑफ डेटा इनसाइड क्लास। इसका मतलब क्या हो गया, एक किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ अंदर रैप करना। रैप का मतलब क्या, लपेटना। विच ऑफ द फॉलोइंग इनेबल्स अ प्रोग्रामर टू यूज एन ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास इनसाइड अनदर क्लास। किसी ऑब्जेक्ट को एक क्लास से दूसरी क्लास के अंदर यूज़ करना। ओके, तो इनहेरिटेंस, कंपोजिशन और एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है आपका, डेटा हाइडिंग। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है आपके पास, डेटा हाइडिंग। और इनहेरिटेंस का मतलब क्या हो गया, कोड रीयूजेबिलिटी, कोड रीयूजेबिलिटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एनकैप्सुलेशन। वॉट इज़ द शॉर्टकट की फॉर सुपर स्क्रिप्ट। तो सुपर स्क्रिप्ट की अगर शॉर्टकट की वो क्या है आपका, ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू। और सब स्क्रिप्ट की क्या हो जाएगी, ये सबस्क्रिप्ट। इन विच मेनू कैन यू फाइंड फीचर्स लाइक स्लाइड डिज़ाइन, स्लाइड लेआउट एट्सेट्रा। आप किस मेनू के अंदर इस तरह के फीचर पाते हैं। तो ये जो आंसर है डायरेक्ट याद करने वाला वो क्या आपके पास, फॉर्मेट मेनू। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द यूज ऑफ कैस्केड डिलीट ऑप्शन। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये। इट मेक, यह सुनिश्चित करता है कि पेरेंट टेबल और चाइल्ड टेबल के सभी रिकॉर्ड चयनित डेटाबेस से हटा दिए जाए। यह सुनिश्चित करता है कि पेरेंट टेबल से रिकॉर्ड हटाए जाने पर सभी संबंधित रिकॉर्ड चाइल्ड टेबल से स्वचालित रूप से हटा दिए। बिल्कुल सही दिया हुआ है, ट्रू। इसका कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये आपकी पेरेंट टेबल है और इसकी चाइल्ड टेबल है। यहाँ पे एंट्री कर रखी है आपने 1 2 3, ओके ठीक है। और यहाँ पे ये जो है इस प्राइमरी की को रेफरेंस ले रहा है यहाँ पे आपकी फॉरेन की के अंदर, इसकी एंट्री कर रखी है यहाँ पे देखिए 1 1 2 2 और 3। अब मान लीजिए किसी कारण से आप पेरेंट से 2 हटा देते हैं, पर देखिए पेरेंट में 2 है ही नहीं और चाइल्ड यहाँ पे बना हुआ, जैसा हो ही नहीं सकता, बिना आपके बच्चे कैसे आ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से 2 हटेगा तो यहाँ से भी 2 हटना चाहिए। इससे हम क्या बोलते हैं, कैस्केडिंग। क्या बोलते हैं, कैस्केड डिलीट। मतलब पिताजी को हटाया तो बच्चे को हटाना जरूरी हो जाएगा। बिना पिताजी के अस्तित्व के बच्चे का कोई मतलब नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैस्केड डिलीट। तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 56 के अंदर, ये क्या आंसर है, 20 का यहाँ पे करेक्ट आंसर है 56 के अंदर। नेक्स्ट देखिए, टू इंसर्ट ड्रॉप कैप इन वन ऑफ द पैराग्राफ यू शुड एक्सेस। अगर आपको ड्रॉप कैप का यूज़ करना है तो इनमें से आपको किसका यूज़ करना पड़ेगा। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा आंसर आपका, फॉर्मेट। नेक्स्ट देखिए, हाउ टू स्प्लिट अ टेबल इन वर्ड। टेबल को स्प्लिट आप किससे करोगे। तो यहाँ पे इंसर्ट टेबल ग्रुप रिबन एंड क्लिक स्प्लिट टेबल बटन, क्लिक ऑन स्प्लिट ग्रुप लेआउट रिबन एंड स्प्लिट टेबल बटन, मर्ज ग्रुप ऑन लेआउट रिबन एंड क्लिक द स्प्लिट टेबल बटन, स्प्लिट ग्रुप ऑन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका सी इसका करेक्ट आंसर है।
डेज इज़ नॉट अ फंक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इनमें से कौन सा आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का फंक्शन नहीं है? हाइपरलिंक, काउंटिव, मीनो, एवरेज। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो ये तो सारे है ही है। इसका मतलब आंसर क्या हो गया हमारे पास? हाइपरलिंक ऑप्शन नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, इफ़ यू वांट टू व्यू ओनली टेक्स्ट इन स्लाइड देन विच ऑफ द फॉलोइंग टेब इज यूज्ड। आप सिर्फ किसको देखना चाहते हो? टेक्स्ट को देखना चाहते हो किसके अंदर? आपकी स्लाइड के अंदर। तो आप किसका यूज़ करोगे? आउटलाइन का। फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी के आ चुके हैं। पुरुष और महिलाएं, सभी संगठन में महिलाओं की कुल संख्या व पुरुषों की कुल संख्याओं का अंतर क्या है? तो ये आपका क्वेश्चन है। आपको क्या पूछा है? सभी संगठन के अंदर महिलाओं और पुरुषों की कुल संख्याओं का अंतर क्या है? देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे आप बना लीजिए महिला और यहाँ पे बना लीजिए आप पुरुष। ठीक है, तो महिला अगर आप देखोगे तो ये रहा फीमेल। ठीक है, तो देखिए इस तरह के जो इंडिकेशन उसको हम क्या बोलते हैं? लीजेंड बोलते हैं। ध्यान रखना, अभी आगे क्वेश्चन आएगा तो यही बता देता है इसको क्या बोलते हैं? हम लीजेंड्स बोलते हैं। महिला देखिए तो ए के अंदर कितनी महिला है? 3000। बी के अंदर कितनी हो गई यहाँ पे? 3500। सी के अंदर कितनी हो गई यहाँ पे? 4000। डी के अंदर कितनी हो गई? 1500। और ई के अंदर कितनी हो गई आपके? 3250, 3500। सॉरी, यहाँ पे कितनी होगी? यहाँ पे देखिए ई के अंदर कितनी होगी? 3500 तो है ही है, प्लस 250 ऐड हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? 3750। इसको ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 15750। इसी प्रकार के पुरुष के देखो क्या हो जाएगा? 3500, ये हो जाएगा 4500, ये हो जाएगा आपके 4500 प्लस 250, 4750। ये भी हो जाएगा आपके पास ओके ये हो चुका है। ये हो जाएगा आपके पास 2250 और नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपके पास? 3250। टोटल करोगे तो आपके पास आएगा 18225। इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 2500। और ये क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है? सभी संगठन में महिलाओं की औसत संख्या संगठन डी में पुरुषों की औसत संख्याओं से कितना प्रतिशत है? ठीक है, संगठन डी की के पुरुष, संगठन डी ये रहा, उसके पुरुष ये रहे, कितनी है? संगठन डी में 2200 आपके पास 50। ठीक है, जो भी आपके पुरुष और महिला का औसत निकालना है तो टोटल हमारे पास है ये 15750 और कितनी है? 5। 15750 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 5। इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3150। ठीक है, क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे? 3150। आपको पूछा गया औसत संख्याओं का कितना प्रतिशत है, तो हम इसको कैसे निकालते हैं? औसत संख्याओं का कितना प्रतिशत? 3150 माइनस को माइनस कर देंगे 2250, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 900। और सभी संगठन में महिलाओं की औसत संख्या, संगठन डी में पुरुष की औसत संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है? तो किससे अधिक है? डी से। तो हम इसको क्या रखेंगे? डी को नीचे 200/2250 इंटू 100। इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 40%। आंसर क्या हो गया इसका? 40% करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, संगठन बी और सी की महिलाओं की संख्या संगठन डी और ई के पुरुषों की संख्या कितना अनुपात है? तो बी और सी किसका पूछा है? महिला। और डी और ई किसका पूछा है यहाँ पे? पुरुष। तो देख लीजिए यहाँ पे बी का महिला क्या है? 3500 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास? बी और सी है ना, और सी की महिला क्या हो जाएगी यहाँ पे? 4000। तो टोटल यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास? 7500। उसी प्रकार पुरुष देखिए डी का पुरुष हो जाएगा ये 2250।
और ई का पुरुष क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3250, टोटल कितना हो जाएगा 5500। इन दोनों का रेशियो पूछा है, ये से ये गया, इसको आप काटोगे ये क्या हो जाएगा आपके पास 15:11। ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, मेल्स फ्रॉम और ए और बी के कुल पुरुषों की संख्या सी डी और ई के संगठनों में कुल पुरुषों की संख्या का कितना प्रतिशत है। मतलब ए और बी निकालना है और सी प्लस डी प्लस आपको ई निकालना है। तो देखिए यहाँ पे मेल कौन सा ही है, यहाँ पे देखिए कैसे करोगे 3500 प्लस बी क्या हो जाएगा 4500। देखिए बहुत ही सिंपल है वैसे कैलकुलेशन। 8000 और दूसरा सी प्लस डी प्लस ई, सी क्या हो जाएगा आपके पास 4750 प्लस डी क्या हो जाएगा 2250 प्लस ई क्या हो जाएगा आपके पास 3250। टोटल क्या हो जाएगा आपके पास 10,070। इन दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 2070 आ जाएगा। किससे पूछा है, सी डी ई संगठनों के कुल पुरुषों की संख्या कितना प्रतिशत है। तो नीचे क्या आ जाएगा आपके पास ये 10,070 इंटू 100 कितना आ जाएगा आपके पास आंसर 79.04 क्या जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। Data series in a chart created in MS Excel or the pattern and the colors given to the categories, the identification box is called। तो ये जो डेटा सीरीज दिया गया है जिसके अंदर हम चार्ट बनाते हैं या कोई श्रृंखला बना सीरीज बनाते हैं, उनको पहचानने के लिए हम जो पहचान बॉक्स का यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, लीजेंड्स, चार्ट एरिया, डेटा टेबल और प्लेट एरिया। तो हम इसे क्या बोलते हैं, लीजेंड्स बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल जस्ट मैंने आपके प्रीवियस क्वेश्चन में बता दिया था। ये जो यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, लीजेंड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे यहाँ पे, लीजेंड्स बोलेंगे। ये क्या अगर इसके इंडिकेशन बता रहे हैं कि ये ब्लैक कलर है वो मेल है और यहाँ पे ये लाइट डार्क कलर है वो क्या आपका फीमेल है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, MS एक्सेल में कौन सा फॉर्मूला सिस्टम की वर्तमान तारीख को बताता है। तो देखिए वर्तमान तारीख के लिए आप टुडे लिखोगे तो भी वर्तमान डेट बताएगा, नाउ लिखोगे तो भी वर्तमान डेट बताएगा। पर इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, ये टुडे अगर आप लिखोगे तो ये सिर्फ डेट बताएगा और नाउ लिख करके लिखोगे ना आप, जैसे ये आपका एक्सेल सेल यहाँ पे लिखोगे इक्वल टू नाउ इस तरीके से, और टुडे तो ये क्या बताएगा आपका डेट प्लस टाइम। ठीक है, ये दोनों डिफरेंस है। अभी हमें किसके बारे में पूछा गया है, करंट डेट कौन बताएगा, तो करंट डेट दोनों बताएंगे, इसलिए हमारा आंसर ये सही है। अगर यहाँ पूछता कि इनमें से टाइम कौन बताएगा, उस केस के अंदर आंसर क्या सही हो जाता, नाउ वाला आंसर आपका सही हो जाता। मैच द कॉलम देखिए आप, एक्टिव सेल, फर्स्ट सेल, टेक्स्ट और नंबर्स। तो ये आपको अलाइनमेंट दे रखा है। फिर देखिए एक्टिव सेल और फर्स्ट सेल की बात करें तो हमारे ये रहा, जो आपका एक्टिव सेल है वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट सेलेक्टेड सेल। टेक्स्ट की बात करें तो हमारा टेक्स्ट क्या होता है, हमेशा लेफ्ट अलाइन। और नंबर की बात करें तो नंबर हमारा क्या होता है, हमेशा राइट अलाइन। क्या होता है, राइट अलाइन निकल आता है ना, राइट अलाइन होता है। तो यहाँ से मैच कर दीजिए, आंसर क्या निकल के आ जाएगा, जो वाला आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा सी, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, बी डी ए सी क्या हो गया, देखिए बी डी ए और सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच, इनमें से कौन सा मैच नहीं है। देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन दे रखी है और उसका एक्सटेंशन दे रखा है। MS वर्ड डॉक बिल्कुल सही है, MS एक्सेल डॉट एक्सएलएस सही है, MS पॉइंट डॉट जेपेग बिल्कुल सही है, MS पावर डॉट PTG नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका PPT। तो ये इसका आंसर हो गया है ना। वोट इज यूज फॉर डिस्प्ले वोट इफ एनालिसिस। तो देखिए वोट इफ एनालिसिस का बहुत ही शानदार काम है एक्सेल के अंदर। यहाँ पे तो अभी डिटेल के अंदर हमारे पास हो नहीं पाएगा, पर जो ये है ना डेटा टेबल, गोल सीक, सीनियर मैनेजर, इनका सबका अलग अलग रोल है। और
जैसे सिनेरियो के अंदर क्या हो गया, हमने कोई एक पर्टिकुलर टास्क बना दिया और उस जैसे ही हमारे पास क्या हो गया, मल्टीपल और टास्क हमें बनाने हैं। उस केस के अंदर हम क्या करते हैं, सिनेरियो मैनेजर का यूज़ करते हैं ना। गोल सी के अंदर क्या करते हैं कि जैसे हमने कोई एक एक्सेल है जिसके अंदर किसी रो के अंदर हमने क्या कुछ फॉर्मूला लगा रहा है और हम चाहते हैं कि उसी फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम प्रोजेक्शन करें कि भाई 2%, 3%, 4% अलग अलग हम जब रखेंगे उस केस के अंदर उस पूरे जो रिकॉर्ड है उसके अंदर क्या आंसर आएगा, उस केस के अंदर हमारा गोल सी काम आता है। और इसी प्रकार आपका डेटा टेबल भी वर्क करता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर है। यह क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ लेयर फॉर फायरवॉल, अ डिवाइस दैट कैन look at all protocols header up to the transport layer cannot लेयर फॉर फायरवॉल इनमें से क्या नहीं कर सकती, ये दिया हुआ है। और यहाँ देखिए एक चीज़ दी हुई कि भाई लेयर फॉर फायरवॉल दी हुई है। तो देखिए लेयर फॉर फायरवॉल का मतलब ऐसी लेयर जो आपकी फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर तक क्या करती है, डेटा को इंस्पेक्ट कर सकती। इसका मतलब यहाँ पे हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, पोर्ट पढ़ सकते हैं। नेटवर्क लेयर के ऊपर हम कौन सा एड्रेस पढ़ सकते हैं, आईपी। डेटा लिंक लेयर के अंदर हम यहाँ पे कौन सा एड्रेस पढ़ सकते हैं, मैक एड्रेस पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया है, ब्लॉक एंटायर HTTP ट्रैफिक ड्यूरिंग 9 AM to 5 PM। तो देखिए 9 AM 5 PM जैसे दे रखा है आपको कंफ्यूज करने के लिए। यहाँ देखिए ब्लॉक एंटायर HTTP ट्रैफिक, यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना, पूरे HTTP ट्रैफिक की बात कर रहा है। यहाँ पे अगर एक नज़र से देखोगे तो आपको HTTP जो प्रोटोकॉल है कौन सी लेयर के ऊपर वर्क करता है, आपकी एप्लीकेशन लेयर के। तो आप ये सोचोगे कि नहीं लेयर 4 फायरवॉल इसे ब्लॉक नहीं कर सकता, पर अगर थोड़ा डेप्थ में जाओगे तो अगर आपको पता है कि HTTP प्रोटोकॉल का पोर्ट क्या है, पोर्ट नंबर 80, क्या है पोर्ट नंबर 80 के ऊपर। अगर ये पोर्ट नंबर 80 के ऊपर वर्क करता है और अगर हम किसी तरीके से पोर्ट को ब्लॉक कर दें तो क्या पूरा का पूरा नेटवर्क जो HTTP प्रोटोकॉल से आ रहा है वो ब्लॉक नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो इसका मतलब लेयर 4 फायरवॉल इसे ब्लॉक कर सकता है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसको ब्लॉक कर सकता है क्योंकि पोर्ट नंबर का यूज़ कर रहे हैं और आपकी जो लेयर 4 फायरवॉल है वो पोर्ट नंबर ट्रांसपोर्ट लेयर तक वर्क करती है, यानी पोर्ट को आराम से आइडेंटिफाई कर देती है। नेक्स्ट देखिए, ब्लॉक ऑल ICMP ट्रैफिक, जो भी ICMP ट्रैफिक है उसे ब्लॉक कर सकता है। देखिए ICMP ट्रैफिक कहाँ होता है, आपके नेटवर्क लेयर के ऊपर। कहाँ होता है आपका ICMP जो प्रोटोकॉल है, कहाँ वर्क करता है आपका नेटवर्क लेयर के ऊपर। तो वैसी बात है, अगर ये ट्रांसपोर्ट लेयर तक वर्क कर रहा है तो ICMP को भी ब्लॉक कर सकता है। तो इसे भी क्या कर सकता है, आपके ब्लॉक कर सकता है। क्या कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है। ICMP पैकेट वैसे होता क्या है, जब भी सेंडर रिसीवर को कोई IP पैकेट भेजता है तो देखिए ड्यूरिंग जर्नी रास्ते के अंदर देखिए वो पैकेट कहीं पे भी घूम सकता है। तो मान लीजिए कोई पैकेट ड्रॉप हो गया तो उस पैकेट की जानकारी वापस सोर्स को कौन देगा कि भाई आपका जो ये पैकेट था उस समय जा रहा था, वो रास्ते के अंदर इसका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया। इसकी जानकारी कौन देगा, ICMP पैकेट। कौन देगा, आपका ICMP प्रोटोकॉल, जो हमेशा किस ओर मूव करता है, सोर्स की ओर मूव करता है। Stop incoming traffic from specific IP address but allow outgoing traffic to the same IP address। बिल्कुल सही है। Stop incoming traffic from specific IP address, ये आपका कंप्यूटर है और यहाँ पे आपका वेब है। आप चाहते हो कोई स्पेसिफिक IP एड्रेस जो ट्रैफिक मेरे कंप्यूटर के अंदर नहीं है उसे मैं ब्लॉक करना चाहता हूँ, पर हम मेरे कंप्यूटर से आउटसाइड वर्ल्ड के अंदर कोई भी ट्रैफिक किसी भी IP को जा सकता है, हो सकता है। ये कहाँ हो जाएगा, आपकी नेटवर्क लेयर के ऊपर। तो इसको भी क्या कर सकता है, आपके ब्लॉक कर सकता है। अब देखिए, ब्लॉक TCP ट्रैफिक फ्रॉम ए स्पेसिफिक यूज़र ऑन अ मल्टी यूज़र सिस्टम। यहाँ पे एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए, ये क्या बोल रहा है, मल्टी यूज़र सिस्टम, एक जो सिस्टम है वहाँ पे उस सिस्टम को बहुत सारे लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। और ये आपका आउटसाइड वर्ड है और बोल रहा है कोई स्पेसिफिक यूज़र ही ब्लॉक होना चाहिए। तो यहाँ पे मान लीजिए A वर्क कर रहा है, B वर्क कर रहा है, C वर्क कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि A किसी भी कंडीशन के अंदर इसको एक्सेस नहीं कर पाए, ठीक है, इसको एक्सेस नहीं कर पाए, ये जो सिस्टम है इसको B कर सकता है और C कर सकता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे अब एक चीज़ से अगर आप यहाँ पे देखोगे, आप बोलोगे सर TCP प्रोटोकॉल दिया हुआ है, वो जो TCP प्रोटोकॉल है वो कौन सी लेयर के ऊपर करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर। इसका मतलब इसको भी ब्लॉक कर सकता है। ध्यान रखना, ये पूरे ट्रैफिक को ब्लॉक करने के लिए बात नहीं कर रहा है। क्वेश्चन देखिए, ये क्या बोल रहा है, ब्लॉक
टीसीपी ट्रैफिक रूम स्पेसिफिक यूजर, किसी स्पेसिफिक यूजर की बात कर रहा है। यहाँ पे अगर ये होता है कि ब्लॉक एंटायर ट्रैफिक, जैसे यहाँ था ना ब्लॉक एंटायर एचटीटीपी, अगर यहाँ ऐसे लिखा होता ब्लॉक एंटायर टीसीपी, उस केस के अंदर ये भी ब्लॉक कर सकता था। पर यहाँ पे बोला है किसी स्पेसिफिक यूजर, मतलब किसी एक खास या विशिष्ट व्यक्ति को ही कर सकता है। बोला ना मैंने यहाँ पे ए को, उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये ब्लॉक नहीं कर सकता है। उस केस के अंदर आपकी जो फायरवॉल है वो आपकी चलनी चाहिए एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल तक। कहाँ तक? एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल तक। अगर ये एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल होती तो 100% ब्लॉक कर सकता था। चूँकि ये लेयर 4 फायरवॉल है जो ट्रांसपोर्ट लेयर तक ही चलती है, इसका मतलब ये ब्लॉक नहीं कर सकता है, ये इसे ब्लॉक नहीं कर सकता है। तो देखिए हमारे क्वेश्चन के अंदर आ जाते हैं हम। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा था कि लेयर 4 फायरवॉल क्या नहीं कर सकती? भाई एक ये कर सकती, ये कर सकती, ये कर सकती, इसको ब्लॉक नहीं कर सकती। और क्यों नहीं कर सकती आपको रीज़न समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे यूज़र की बात कर रहा है जिसमें से किसी स्पेसिफिक यूज़र को ब्लॉक करने की बात कर रहा है। ठीक है, तो अगर स्पेसिफिक यूज़र को ब्लॉक करना है तो आपको एप्लीकेशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम उसकी क्या ब्लॉक करेंगे? सर्विसेज ब्लॉक करेंगे। क्या ब्लॉक करेंगे? सर्विसेज। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, हाउ मेनी OSI लेयर्स आर कवर इन X.25 स्टैंडर्ड? तो अगर हम X.25 स्टैंडर्ड की बात करें तो यहाँ पे 3 लेयर कवर होती है। कौन कौन सी? आपकी फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर। ध्यान रखना बॉटम 3 कौन से कवर होती है? बॉटम 3, नीचे की 3 लेयर। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके प्रीवियस ईयर के अंदर। व्हाट इज़ वैलिड रेंज ऑफ क्लास ए? क्लास ए की वैलिड रेंज क्या है? यहाँ से एक ध्यान रखना, क्लास ए की अगर आपको रेंज पूछे तो वो है आपकी 0 से 127, और क्लास ए की आपको वैलिड रेंज पूछे तो है आपकी 1 से 126। क्यों? तो देखिए आपकी 0 वाली यूज़ नहीं आती है और 127 वाली यूज़ नहीं आती है। 0 वाली यूज़ क्यों नहीं आती है? देखिए 0 वाली तो है आपकी 0.0.0.0, इसको हम कहीं एलोकेट नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। और लास्ट वाली 127 वाली वो क्या आती है? आपकी लूप बैक टेस्टिंग के लिए यूज़ होती है। कहाँ होती है? लूप बैक टेस्टिंग के लिए यूज़ होती है। कौन सा IP एड्रेस आपका? 127 वाला पूरा, है ना। इसलिए हम इन दोनों का यूज़ नहीं करते हैं। तो अगर क्लास ए की रेंज पूछे नॉर्मल तो आपकी 0 से 127 हो गई, वैलिड रेंज पूछे तो 1 से 126 हो गई। ध्यान रखना। 112.20.1.254 वोट इज इट्स डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस? इसका डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? किस क्लास से बिलोंग करता है, और क्लास से बिलोंग करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? फर्स्ट ऑक्टेट का नंबर। तो क्लास ए कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेके 127। क्लास बी कहाँ से कहाँ तक है आपकी? 128 से 191। क्लास सी आपकी 192 से 223। ओके, तो ये नंबर कहाँ फॉल कर रहा है? देखिए ये आ रहा है आपका क्लास ए के अंदर। तो क्लास ए के अंदर आपका फर्स्ट ऑक्टेट क्या होता है? नेटवर्क आईडी, और बाकी सारे क्या होते हैं? आपकी होस्ट आईडी। और जब भी आपको डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकालना है तो हम होस्ट आईडी बिट को क्या कर देते हैं? ऑल वंस। ठीक है, तो जब हम इसको ऑल वंस करेंगे तो ये सारे क्या हो जाएंगे? सारे के सारे एक हो जाएंगे। तो उस केस के अंदर आपका जो डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या हो जाएगा? ये आंसर 112। और जब सारे वंस हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? डेसिमल के अंदर 255 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया 255.255.255। हाउ मेनी होस्ट आईडी बिट्स आर देयर इन 255, 25, 240? तो इसके अंदर कितनी होस्ट आईडी बिट है? ओके, तो देखिए आपको ये सारी चीज़ याद होनी चाहिए। तो इसको मैं ओपन अप कर देता हूँ। होस्ट आईडी बिट का मतलब क्या है? हमें क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ जीरोस। क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ जीरोस कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ तो 8 जीरो है ही है, अब इसके जीरो काउंट करना है। तो देखिए 1 1 2 3 1 2 3 4, ये क्या हो गया आपका? 128। 1 2 3 4 1 2, ये क्या हो गया आपके पास? 192। 1 2 3 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया आपके पास? 224। 1 2 3 4, ये आपको याद होना चाहिए सारी चीज़ें। ये क्या हो गया आपके पास? 240। 1 2 3 4 और एक और हो गया 1 2 3, ये क्या हो गया आपके पास? 248। 1 2 3 4 5 और 6, ये क्या हो गया आपके पास? 252। 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या हो गया आपके पास? 254। और ये क्या हो गया? 1 2 3 4 200
55। तो ध्यान रखिए ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, बाय हार्ट होनी चाहिए, आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हो। तो देखिए यहाँ पे 240 पूछा गया है, 240 कौन सा निकल के आ गया, ये निकल के आ गया। तो यहाँ कितने 1 यूज़र 4 और जीरोज कितने यूज़र 4, तो 4 है 0 और 8 है 0, टोटल कितने 0 हो गए, 8 + 4 12। क्या हो गया इसका आंसर, ये इसका करेक्ट आंसर हो चुका है। यहाँ से और क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, इसमें कितने होस्ट पॉसिबल है, तो कितने होस्ट पॉसिबल हो जाएंगे, देखिए इसमें पूछ सकता है एक तो कितने आईपी पॉसिबल है, आईपी क्या हो जाएंगे आपके 2 की पावर 12, और ये क्वेश्चन आ जाएगा भाई कितने होस्ट पॉसिबल है, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 12 -2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, हु इज़ फाउंडर ऑफ उबंटू, उबंटू का फाउंडर कौन है, तो देखिए ए मार्क रिचर्ड शटलवुड, ये उबंटू का फाउंडर है। What is a kernel? Graphical interface of operating system. Kernel is hardware. It is stored in chip. It is a primary interface between hardware and a processor. बिल्कुल सही है। ये क्या है, प्राइमरी इंटरफेस है किसके बीच में, आपका हार्डवेयर और प्रोसेसर के बीच में। ये आपका हार्डवेयर है और ये मान लीजिए आपकी टास्क है, जहाँ पे टास्क प्रोसेसर P1 P2 अलोकेटेड है। तो इसके बीच में जो इंटरफेस का काम करता है कौन करता है, आपका कर्नल करता है। ध्यान रखना कौन करता है, कर्नल करता है। द टर्म यूज़र इंटरफेस रेफर्स टू, यूज़र इंटरफेस का क्या मतलब है, वॉट द यूज़र सीज ऑन द स्क्रीन एंड हाउ द इंटरेक्ट विद इट, यूज़र कैसे देखता है स्क्रीन के ऊपर और किस तरीके से वो इंटरेक्ट करता है। हाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम रेस्पॉन्ड टू यूज़र कमांड्स, द मीन्स बाय विच द यूज़र इंटरेक्ट विद द पेरिफेरल डिवाइसेस एंड द मॉनिटर दैट इज़ अवेलेबल फॉर द कंप्यूटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, एक करेक्ट आंसर भी यूज़र स्क्रीन के ऊपर किस तरीके से आपके मॉनिटर के साथ इंटरफेस करता है। भाई लास्ट में तो इंटरफेस कौन आप करेगा, भाई चलाना किसको, सिस्टम को, यूज़र को ही तो चलाना है ना, तो उसके बारे में ही पूछा गया है। द मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम दैट अलाउज द प्रोसेस टू बी स्टोर्ड इन नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी। नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी के अंदर जो आपके मेमोरी को स्टोर किया जाता है वो कौन सी है इसमें से, तो देखिए यहाँ पे आपका जो मेमोरी मैनेजमेंट है वो कुछ इस तरीके से किया जाता है। मेमोरी मैनेजमेंट ये हो गया आपका कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब होता है निरंतर मेमोरी देना, और ये हो गया आपका नॉन कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस के अंदर दो होते हैं आपके पास, एक हो गया आपका स्टैटिक और एक हो गया आपके पास डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। स्टैटिक में भी दो हो गया आपके पास, इक्वल और ये हो गया आपका अनइक्वल। ठीक है, नॉन कंटिन्यूअस में हो गया आपका, सबसे पहले हो गया आपका पेजिंग सेगमेंटेशन, ये हो जाएगा आपका पेजिंग प्लस सेगमेंटेशन, ये हो जाएगा आपके पास इन्वर्टेड पेजिंग। देखिए आपको ये याद होने चाहिए। ओके, मेमोरी मैनेजमेंट का कंसेप्ट है। हमें क्वेश्चन कैसे कहाँ से पूछा है, नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन कहाँ से होगा, तो ये क्या हो गया आपका पेजिंग आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर आपका, पेजिंग आंसर हो गया। ठीक है, स्पूलिंग, स्पूलिंग का यूज़ कहाँ होता है, जैसे देखिए बहुत सारे जॉब एक साथ आ जाते हैं तो उसको क्या किया जाता है, क्यू में डाल दिया जाता है। जैसे आपका कंप्यूटर है यहाँ पे और ये आपका क्या है, प्रिंटर है, तो यहाँ पे बहुत सारी प्रिंट करने के लिए रिक्वेस्ट आ गई, तो उन सबको हम क्या करते हैं, क्यू में डाल देते हैं 1 2 3 4, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पूलिंग बोलते हैं। स्वेपिंग क्या होता है, देखिए स्वेपिंग वाला कंसेप्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपको जब स्वेप इन स्वेप आउट किया जाता है, जैसे मान लीजिए ये आपकी क्या है रैम और ये क्या है आपकी सेकेंडरी मेमोरी है ना। तो देखिए जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना होता है हम उसको कहाँ से लाते हैं, सेकेंडरी मेमोरी से कहाँ लाते हैं, रैम के अंदर लाते हैं। पर देखिए रैम की क्या है, लिमिटेड साइज़ है, क्या है, लिमिटेड साइज़ है। तो उस केस के अंदर क्या होता है, जैसे रैम की साइज़ बहुत स्पेस भर गया होता है, तो उस केस के अंदर क्या होता है, कुछ प्रोग्राम्स को हम क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, कहाँ से, रैम से। तो उनको बाहर निकालते हैं, वो कहाँ भेजते हैं, वापस सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। तो इसको क्या बोलते हैं हम, स्वेप आउट, स्वेप आउट। और जब अंदर लेके जाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, स्वेप इन।
तो इस पूरे कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, स्वेपिंग, स्वेप इन स्वेप आउट, स्वेप इन स्वेप, स्वेप इन स्वेप आउट, स्वेप इन स्वेप आउट, और इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, स्वेपिंग बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पेजिंग आपको क्लियर हो गया। नॉन कंटिन्यूस एलोकेशन, कंटिन्यूस एलोकेशन का मतलब क्या हो गया, ये आपका मेमोरी है और यहाँ पे कोई भी अगर आपने जो फाइल दी है, जैसे देखिए ये आपके ब्लॉक्स है, तो उस फाइल को इस तरीके से निरंतर वे के अंदर अरेंज किया जाएगा, किसके अंदर, मेमोरी के अंदर। जबकि ये अगर नॉन कंटिन्यूस की बात करूँगा मैं यहाँ पे, तो आपके एक फाइल के ब्लॉक को यहाँ रख दिया जाएगा, एक को यहाँ रख दिया जाएगा, एक को यहाँ पे, एक को यहाँ पे। इसको हम क्या बोलते हैं, गैर निरंतर। रीलोकेशन का मतलब क्या होता है, देखिए कई बार प्रोग्राम क्या होता है, बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, प्रोग्राम बहुत बड़े होते हैं, तो यहाँ पे आपकी ये सेकेंडरी मेमोरी होती है और ये आपकी क्या होती है, रैम होती है। उसके अंदर क्या होता है, कई बार प्रोग्राम क्या होता है, जैसे यहाँ है, उसका कोई पार्ट यहाँ पड़ा है, कोई उसका पार्ट यहाँ पड़ा है, तो उसको क्या करना पड़ता है, रीलोकेट करना पड़ता है। ओके, तो फर्दर थोड़ा डेप्थ वाला कंसेप्ट है यहाँ पे, मेरे ख्याल से जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, द प्रोसेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स विल बी इन मेन मेमोरी, इनमें से कौन से प्रोसेस है जो मेन मेमोरी के अंदर होंगे। तो देखिए इसके बारे में हम पहले भी कर चुके हैं, ये हो गया आपका न्यू, और ये हो गया आपका रेडी, और ये हो गई आपकी रनिंग, रन स्टेज, और ये हो गया आपका टर्मिनेट, और इसके बीच में यहाँ आ जाएगा आपका ब्लॉक, या क्या बोल सकते हैं, वेट स्टेट। ठीक है, तो एक चीज़ मैं बता दूँ, ये जो स्टेट है सारी, ये यहाँ से यहाँ, ये सारी की सारी कहाँ है, आपकी मेन मेमोरी के अंदर। कहाँ है, आपकी मेन मेमोरी के अंदर, ध्यान रखना। ओके, फिर यहाँ पे एक था सस्पेंड रेडी, और यहाँ पे एक था सस्पेंड वेट, है ना, सस्पेंड रेडी, सस्पेंड वेट। अब इनके अलावा जो भी बचा हुआ है वो सारे के सारे ये आपके कहाँ पे, आपके सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। कहाँ है, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि किसके बारे में पूछा गया हमें, प्राइमरी मेमोरी के बारे में। दिस ऑपरेशन इज यूज्ड व्हेन यूजर इज इंटरेस्टेड इन ओनली सर्टेन कॉलम, सर्टेन कॉलम ही चाहिए। सिलेक्शन, ऑनलाइन, ज्वाइन और प्रोजेक्शन, क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ पे ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये आपकी क्या है, एक टेबल है। आपको क्या चाहिए, एक पर्टिकुलर कॉलम चाहिए। पर्टिकुलर कॉलम के लिए आप क्या करोगे, प्रोजेक्शन का यूज़ करोगे। किसका यूज़ करोगे, प्रोजेक्शन का। उसको किससे डिनोट करते हैं हम, पाई से। ठीक है, और अगर आपको रो चाहिए तो रो केस के अंदर आप क्या करोगे, इस तरीके से रो उठाओगे, उसके अंदर हम किसका यूज़ करेंगे, सिग्मा का यूज़ करेंगे। ठीक है, यूनियन के अंदर हम यूनियन का यूज़ करेंगे, और ज्वाइन के अंदर हम ज्वाइन का यूज़ करेंगे। ये इसका सिंबल है ज्वाइन का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, डैश हैज़ मोर देन वन वैल्यू, एक से ज़्यादा इसकी वैल्यू होती है। तो देखिए यहाँ पे कंपोजिट, सिंपल, मल्टी वैल्यूड, सिंगल वैल्यू। तो देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट बोलते हैं। तो जैसे देखिए मैंने नेम लिखा हुआ है, तो नेम ये हो गया आपका नेम, ये आपके कंपोजिट है। क्यों कि नेम को हम फर्दर डिफाइन कर सकते हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, और ये क्या हो गया आपके पास, लास्ट नेम। तो ये हो गया, इसको हम क्या बोल सकते हैं, सिंपल वैल्यू एट्रीब्यूट बोल सकते हैं। किसको, नीचे वाले को, ये सिंपल वैल्यू एट्रीब्यूट। और ये क्या हो गया आपका, कंपोजिट एट्रीब्यूट। ओके, क्या हो गया आपका, कंपोजिट एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या होता है, जैसे आपका फ़ोन नंबर है, इसको क्या बोलूँगा मैं, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। क्या बोलूँगा, क्या बोलूँगा मैं आपको, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। क्यों, क्योंकि भाई एक जने के पास एक से ज़्यादा फ़ोन हो सकता है ना, इसके पास कोई एक अलग नंबर है, दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर है, तो ऐसी वैल्यू जिसकी एक से ज़्यादा वैल्यू, उसे हम क्या बोलेंगे, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। नए क्वेश्चन देखिए, ये मेरे ख्याल से विजिबल नहीं हो रहे हैं, पिछले टेस्ट पेपर में भी ये विजिबल नहीं था, इसमें भी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वे टू चेंज द फॉन्ट फेस, फॉन्ट फेस को चेंज करने का करेक्ट क्या है, ये इसका आंसर है, फॉन्ट फेस कैलिबरी स्लेश फॉन्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिक्लेरेशन फॉर HTML डॉक्यूमेंट, HTML नोट डॉक टाइप बॉडी, और ये इसका आंसर क्या हो गया आपका, ये करेक्ट आंसर हो चुका है। कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर के रूप में रैम का कौन सा भाग रेगुलर रैम की तुलना में अधिक तेजी से काम करता है। तो सबसे ज़्यादा तेज कौन काम करता है आपके, कैश मेमोरी। क्या करेगी सबसे तेज़ी, कैश मेमोरी वर्क करती है। मेरे ख्याल से इसमें कुछ बताने की आपको ज़रूरत नहीं है कैश मेमोरी के बारे में, है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कंप्यूटर प्रोग्राम में फोर्क क्या होता है। तो देखिए
फॉर क्या होता है, एक फंक्शन कॉल होता है जिसका काम क्या होता है, जब भी आप फॉर को कॉल करोगे तो ये क्या करेगा, अपने चाइल्ड प्रोसेस बनाएगा, चाइल्ड थ्रेड्स या चाइल्ड प्रोसेस बनाएगा। ये देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ये प्रोसेस है, जब भी फॉर को कॉल करोगे तो ये किस में, दो में डिवाइड हो जाएगा, ये प्रोसेस और ये क्या हो गया इसका चाइल्ड। अब आप उस फॉर को कॉल किया तो ये हो गया प्रोसेस, ये हो गया चाइल्ड, ये इसका पेरेंट हो गया, ये क्या हो गया चाइल्ड और इसका चाइल्ड। ये काम किसका है, फॉर प्रोसेस का। तो काम भेजना नहीं, नए जॉब बनाना नहीं, एक ऐसी सुविधा जिसमें नई नई प्रोसेस बनती हो, क्या बनती हो, नई नई प्रोसेस बनती हो। ये इसका करेक्ट आंसर हो चुका है। इसमें और तरीके से कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, आपको पूछा जाएगा कि फोक मैंने कॉल किया तो कितने चाइल्ड प्रोसेस बनते हैं, तो कितने बनेंगे, 2n-1। कितने बनेंगे, 2n-1। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए n की वैल्यू दे दी कि मैंने फोक को 5 बार कॉल किया, कितनी बार कॉल किया, 5 बार कॉल किया, या मैंने लिखा 5 बार फोक, ऐसे लिख लिया। चलिए फोक और फोक, आपको पूछेंगे कितने चाइल्ड प्रोसेस बने, तो उस केस के अंदर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2n-1। इसको कैसे लिखूंगा मैं, कितनी बार कॉल हुआ, 2 बार, 2 2-1, तो क्या आ गया 3। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत का सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, शक्ति। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी, EEPROM, रैम, DRAM और SRAM। तो आपकी जो मेमोरी है वो दो तरीके से कैटेगराइज की गई है यहाँ पे, ये हो गई आपकी रैम और ये हो गई आपकी रोम। रैम को फर्दर दो तरह के अंदर, ये हो गई आपकी SRAM और ये हो गई आपकी DRAM, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। तो ये हो गई आपकी कैश और ये कौन सी हो गई आपकी रैम, मेन मेमोरी, मेन मेमोरी। रोम को फर्दर कैटेगराइज किया गया है यहाँ पे देखिए, PROM, EEPROM और क्या हो जाएगा, EEPROM। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका EEPROM। ये सारी की सारी वोलेटाइल है ना, जो उड़ जाएगी। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी मीडियम इज नॉट यूज एज अ मेन मेमोरी की तरह यूज नहीं किया जाता, मैग्नेटिक कोर, सेमीकंडक्टर, टेप, बोथ सेमीकंडक्टर एंड कोर। तो देखिए मैग्नेटिक टेप है जिसको हम मेन मेमोरी की तरह यूज़ नहीं कर सकते, ऑब्वियसली नहीं कर सकते ना, क्योंकि किसका एग्जांपल है आपका, ऑक्सिलरी मेमोरी का, या क्या बोलूँगा आपके सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल है। यूज ऑफ CPU, परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस, CPU का यूज़ क्या, देखिए परफॉर्म बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस। बेसिक अरिथमेटिक जो आपके ऑपरेशंस हैं वो कौन परफॉर्म करता है, आपके ALU। रिसीव इंस्ट्रक्शन फ्रॉम प्रोग्राम्स स्टोर्ड इन मेन मेमोरी, इंटरप्रेट इंस्ट्रक्शन, इशू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो सिग्नल इशू करने का काम किसका रहता है, आपका कंट्रोल यूनिट का। द डेटा बीइंग यूज्ड इमीडिएटली बाय द CPU एंड क्विकली एक्सेप्ट, स्टोर एंड ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन वुड बी एबल टू डू सो। और ये सारे के सारे काम कौन करता है, आपका CPU। तो इस केस के अंदर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सिंपल सी चीज़ें, FCD की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे, तो एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ASCII की फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें समझा लायक कुछ भी नहीं है। वो हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज। UPS connected to computer, control the flow of current to increase the speed of the computer, to reduce the size of computer। क्या आंसर हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसका, UPS का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्टकट की फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामर, F1, F5, F7, F12। आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, F7। F1 किसके लिए, हेल्प के लिए, F5 किसके लिए, आपके रिफ्रेश के लिए, F12 किसके लिए, आपके सेव एज के लिए। फुल फॉर्म ऑफ MPG, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। क्या है इसका आंसर, 95 का देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, मूविंग एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, 95 का फर्स्ट। तो देखिए सिंपल से क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज कंसिडर्ड एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ सीरियल पैरेलल पोर्ट्स। सीरियल और पैरेलल पोर्ट्स को रिप्लेस किसने किया था, USB, PS2, ऑप्शन 3। क्या हो जाएगा आपका USB। साइन यूज इन ईमेल एड्रेस के अंदर कौन सा साइन यूज किए जाते हैं,
क्या हो जाएगा, @ और डॉट। वेक्टर एंड डेस आर द 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक, स्केलर, सेक्टर, रेक्टर, रास्टर। क्या हो जाएगा यहाँ पे, रास्टर। विच टाइप ऑफ कीज आर कंट्रोल एंड शिफ्ट। देखिए कंट्रोल एंड शिफ्ट किस तरह की है, एडजस्टमेंट नहीं, फंक्शन नहीं, मॉडिफायर यस। किस तरह की है आपकी, मॉडिफायर। क्यों कि अगर आप कंट्रोल या शिफ्ट को किसी और के साथ यूज़ करते हो तो उस फंक्शन की प्रॉपर्टीज पूरी तरीके से बदल रख देता है और मॉडिफाई कर देता है। The higher the resolution of the monitor, pixel will be more, screen will be less clear, pixel become more। तो ये दोनों तो गलत है, आपको कंफ्यूजन हो रहा है इन दोनों के अंदर, पिक्सल गेट क्लोजर टुगेदर और पिक्सल विल बी मोर। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल सही है, हायर द रेजोल्यूशन ऑफ द मॉनिटर, तो पिक्सल आपके क्या होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे। क्या होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे। तो ये क्या होंगे, 5 ज़्यादा होंगे। तो वैसे तो दोनों ही आंसर आपके सही है, पर मोस्ट प्रायोरिटी पे अगर हम आंसर लगाएं तो ए इसका करेक्ट आंसर है। ओके, तो यहाँ पे देखिए सारे के सारे क्वेश्चन मैंने सोल्व कर दिए हैं। तो देखिए टेस्ट सीरीज़ बनाने के अंदर, मॉक टेस्ट बनाने के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो इसी तरीके से आप बिल्कुल सपोर्ट करते रहिए। और जो नेक्स्ट वाली मॉक टेस्ट है, धीरे धीरे उन सब का लेवल क्या होता जाएगा, अप होता जाएगा।